Audu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome everyone to another session of VOTP. Today we are glad to have Brother Wakas with us, and inshallah we have an exciting topic of how the banks work and what we do not know about them. So before getting started, just a brief intro on VOTP again. Just a reminder, VOTP stands for Voice of the People, and the whole purpose of Voice of the People is to make each and every one of us aware of the strengths we have in our opinions, in our voices, in our actions, inshallah. And our goal is to make us fulfill our responsibility as a Muslim, to enjoin good and to forbid evil. And as a part of this series, we have been trying to figure out what are the issues and what are the flaws in the current world around us. And economics is an important part of the world around us, and each and every one of us is very intimately involved, with the economics and financial system. And today we will be, revealing and exposing, the unethical practices of the banks, and you know, and then compare with them with what the Islamic standards are. Do they even meet the Islamic demands of how a financial system should be? So without further ado, let's go ahead and welcome Brother Wakas Ahmed. Brother Wakas, Bismillah करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा इनवाइट करने का। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी हमारी प्रेजेंटेशन है और एक सिलसिलावार प्रेजेंटेशन है। आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि एक सीक्वेंस के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से जो न्यू कमर्स हैं या जो इवन ओल्ड कमर्स भी हैं, वो अगर वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 ज़रूर देख लें तो उनको एक तसलसल, एक कंटिन्यूटी मिलेगी इंशाल्लाह कि हम आज अचानक हाउ बैंक वर्क्स या हाउ बैंक्स वर्क पे क्यों बात कर रहे हैं और वो क्या फैक्ट्स हैं कि जो है तो फैक्ट्स, लेकिन उनको जानकर आपको यकीनन हैरत होगी। यू विल बी सरप्राइज्ड इफ़ नॉट शॉक्ड। तो उसमें ये ज़रूरी है कि जिस तरह अभी फरमाया गया कि इस्लाम और कैपिटलिज्म का कंपैरिजन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और इस्लाम किन चीज़ को अलाउ करता है, किन चीज़ को डिसअलाउ करता है, किन चीज़ को चलने देता है। इस्लाम डजंट हैव एनी इशू इफ कंटिन्यूइंग सर्टेन थिंग्स इन सिस्टम। तो वो इस्लाम उसको अलाउ करता है, लेकिन जहाँ जहाँ शरीयत की पाबंदी नहीं होगी, गैरुल्लाह की पैरवी होगी या शिरक होगा या इंसानों का नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को इस्लाम जो है वो मिनिमाइज़ करता है और बिल्कुल एबॉलिश ही करता है। मतलब मिनिमाइज़ क्या, एबॉलिश करता है। ठीक है, स्टेजेस में होता है, लेकिन चूंकि अब शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, इस्लाम आ चुका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, तो अब ठीक है, बाज़ मुल्कों में बाज़ हवालों से फेजेस हो सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं अक्सर के पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर हम कैसे सूद से निजात पाएँ। तो लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इंटरनल सूद खत्म कर दो, यानी पहले वो सूद जो इंटरनली मुल्क में चल रहा है उसको आप मिनिमाइज करो, उसे ख़त्म करो, फिर एक्सटर्नल हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, उसको नेक्स्ट फेज़ में कर देंगे। तो ठीक है, वो उलमा कराम आपको उसमें हेल्प कर देंगे कि एक फेजेस कैसे हो सकते हैं। लेकिन स्टिल इस्लाम ने जो है वो तमाम गाइडलाइन मुकम्मल कर दी हैं मईशत के बारे में। नंबर जो सेकंड हमारी प्रेजेंटेशन थी वो इस्लाम के हवाले से, और ये फिर ये था कि जो कैपिटलिज्म है उसकी जो सक्सेसेस हैं, उसकी जो कामयाबियां हैं, वो जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में, उसके पीछे रियल साइंस क्या है, रियल रियल इसकी वजूहात क्या हैं। कुछ वजूहात तो बहुत अच्छी हैं जो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन कुछ मसले मसाइल इनहेरेंट हैं, कुछ उनकी जो ज़्यादतियाँ हैं, एक्सप्लॉयटेशंस हैं, इनजस्टिस है, वो इम्प्लिसिट है और वो हिस्ट्री में छुपी हुई है। तो हमने हिस्टोरिकली देखा था कि कलोनियलिज्म का क्या ताल्लुक है इस बात से कि आज वेस्ट यहाँ मौजूद है। हमने ये बात कही, इससे हमने इनकार नहीं किया कि वेस्ट जो है वो उसने अच्छी सोसाइटीज़ बिल्ड नहीं की, उसने जस्टिस पर बेस करते हुए सिस्टम्स नहीं बनाए, इसकी हमने बात ज़रूर की। लेकिन साथ में ये भी कहा कि कलोनियलिज्म ने से उस दौर में ब्रिटिश इंडिया ने सब कॉन्टिनेंट से आई थिंक आई रिमेंबर 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ जो है वो एक्सट्रैक्ट की, एक्सप्लॉइट की, लूटिंग लूटिंग जो है, जो उर्दू का भी वर्ड है और इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये करके उन्होंने वो एज हासिल किया और आज उनकी यूनिवर्सिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा पीएचडीज प्रोड्यूस करती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस कलोनियलिज्म का भी ताल्लुक है। तो हमने वो सेकंड में देखा। थर्ड जो प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने
जो कैपिटलिज्म के जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो वो इतना बोस्ट नहीं करते, बयान नहीं करते। और हमेशा अगर आप लिबरल मीडिया देखेंगे तो वो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं कि हमने इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला, इतने लोगों को हमने जो है वो पहले हेल्थ सेक्टर इतना ख़राब था, आज हेल्थ सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इंसान चांद पे पहुँच गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? लोन्स ट्रांसफ़र हुए, लोन्स जो है वो इशू हुए, तो लोगों ने कारोबार शुरू किए। तो लुक एट इलॉन मस्क, लुक एट बिल गेट्स, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ लोन फ्रॉम बैंक। तो अगर बैंक ना होता, लोन ना होता, तो वो एक बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो ये बातें नहीं बताते कि जो 40, 50, 60 के करीब जो है वो सिर्फ 100 सालों के अंदर जो बूम एंड बस्ट साइकिल आए हैं। और इन बूम एंड बस्ट साइकिल्स में अमीरों ने तो अपने पैसे बचा लिए, लेकिन जो मिडिल क्लास है और गरीब है वो नहीं बच सका। तो जो एक टिरनी है, या जो एक पेन है जो इंसानियत पर जो एक उन्होंने इम्पोज किया, वो आपके सामने है। वो मिलेगा आपको हिस्ट्री में। फिर आपको हिस्ट्री से ये भी पता चलेगा कि जो दौलत का जो शिफ्ट है, जो टिल्ट है, टिल्ट ऑफ फ्लो ऑफ द वेल्थ, वो हमेशा अमीर के ही हक में क्यों है। वो इसलिए हक में है कि अगर आप स्टडी करेंगे कि हाउ बैंक वर्क्स, तो वो उससे आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये सिस्टम है, कि तभी हमेशा अमीर फायदे में रहता है और मिडिल क्लास और गरीब जो है वो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी वो ज़ाया कर बैठता है। तो ये 3 मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन का एक तरह से छोटी सी समरी है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो क्या कारस्तानियाँ करते हैं, और क्या प्रैक्टिसेस उनकी हैं कि जो लीगलाइज हैं, उनका बाकायदा ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। लेकिन अगर उसको डीप डाउन देखेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी। लेट्स बिगिन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोबारा। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे, वो है हाउ बैंक वर्क्स। फ्यू बेसिक्स हम स्टडी करेंगे। पिक्यूलियर प्रोसेस ऑफ द बैंक, जब हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है, यार अजीब गरीब लग रहा है। तो अब यही बोलना पड़ेगा भाई, ये बैंक का स्पेशलाइज्ड जो है प्रोसेस है। जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई और सर्विस सेक्टर है, वो ये काम नहीं कर सकता जो बैंक कर सकते हैं। हालांकि उनके पास ही पैसा होता है, वो भी लोन दे सकते हैं, लेकिन उनके लोन देने का तरीक़ाकार में और बैंक के लोन देने के तरीक़ाकार में एक आपको एक एटॉमिक और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फ़र्क नज़र आएगा। वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो जो फ़र्क है जो हम डिस्कस करेंगे, वही रिस्की और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को जन्म देता है, वही इंस्टिगेट करता है, वही आपके अंदर वो जो लस्ट ऑफ प्रॉफिट है और लस्ट ऑफ मेकिंग मोर मनी है, या ग्रीड है, उसको प्रमोट करता है। और उसको अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में कितने बूम एंड बस्ट साइकिल्स आए। और मोस्ट रिसेंटली जो है वो 2008 का क्राइसिस है, जो बहुत ही बड़ा है, द ग्रेट रिसेशन बोलते हैं इसको। लेकिन अभी हाल ही में जो फॉल ऑफ रिसेंट यूएस बैंक्स हैं, उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मतलब मेल प्रैक्टिसेस हैं, और आपने इवन ओवर स्ट्रेच किया है रूल्स को। वो रूल्स जो ऑलरेडी बहुत ही लूज थे, इजी थे, उसको भी आपने ओवर ओवर जो है उसको आपने बाईपास किया। तो ये चीज़ें होंगी, और मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि शायद हमें वक्त ना मिले बैंक्स पे पढ़ने का। लेकिन सिग्नेचर बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है। शायद 3-4 बैंक तो अभी हाल ही में अमेरिका में जो है वो बैंक रन हुए हैं, डिफॉल्ट हुए हैं। और जब हर बैंक की अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई आपको मेल प्रैक्टिस या टू मच रिस्क टेकिंग नजर आएगी। और मैं ये कहना नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ये, कि हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह ताला ने अगर हमें अकल और दिमाग और तकवा, जिसकी हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि तकवा हमें मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी इल्म हासिल करें उसका एक ख़ास पोर्शन जो है वो हमारी दुनियावी वेल्थ कमाने के लिए, जॉब करने के लिए तो हो ही, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी तमाम अकल का, इंटेलेक्ट का और नॉलेज का, वो ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को जो है वो सरबुलंद करें, और टेक्निकल बुनियादों पे करें, बहुत रैशनल बुनियादों पे करें। और ताकि हदीस में बयान कर रहा था कुछ देर पहले, वो ये था कि जो भी जिस शख्स की भी इस हाल में मौत आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की इस हाल में मौत आए कि वो इल्म इल्म दीन हासिल कर रहा था। और इल्म दीन का वैसे ही मफहूम है, ऑब्वियसली उलमा कराम भी इसमें शामिल है, कि हर वो आदमी जो दुनियावी इल्म भी हासिल कर रहा है इसलिए कि वो इस्लाम को दुनिया में और में सरबुलंद करे। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो इस हाल में मरा कि जो इल्म दीन हासिल कर रहा था ताकि वो अल्लाह के दीन को सरबुलंद कर सके, तो क़यामत के दिन उसके और अम्बिया के दरमियान, या उसकी जन्नत में और अम्बिया करम की जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इतनी बड़ी जो बशारत दी है कि अगर इल्म दीन हासिल करके हम इस्लाम को ग्लोरीफाई करें, इसको सरबुलंद करें, इसको इसको डिग्निफाई करें,
जितना हमें हमें बस है, जितना भी हमें अल्लाह ताला ने सकत दी है और तौफीक दी है, तो बहुत बड़ी इसकी जो है वो रिवॉर्ड्स हैं आखिरत में। आमीन। हाउ बैंक वर्क्स बेसिक्स है कुछ हम पढ़ लेते हैं कि कमर्शियल बैंक्स आर सिंपली इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दूध वाला दूध बेचता है, बिस्किट वाला बिस्किट बेचता है, दुकानदार जो है वो रिटेल पे चीज़ें बेचता है, फैक्ट्री वाले वो जो प्लास्टिक बनाते हैं, बर्तन बनाता है। तो हर इंडस्ट्री में एक चीज़ सेलिंग पॉइंट होता है कि भाई सेलिंग पॉइंट ऑफ सेल भी होता है, और वहाँ पॉइंट ऑफ सेल पे चीज़ें सेल की जाती हैं। सर्विस सेक्टर सर्विसेज सेल करता है। बैंक्स क्या सेल करते हैं? बैंक्स आर इन द सिंपली इन द लेंडिंग बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि दे वांट टू प्रमोट लेंडिंग। और अब मैं क्या बात बोलूं, यानी कहाँ से, यानी मैं मजीद क्या बोलूं इस बात पे कि इस्लाम में लेंडिंग के बारे में क्या है। मतलब एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो इस्लाम उसको प्रमोट ही नहीं करता, बैंक उसकी बिजनेस में शामिल है। तो यहीं से एक जो इस्लाम से एक जो एक तारुज है, या क्या कहते हैं इसको, कि एक अपोजिशन है इस्लाम से, वो तो वैसे ही शुरू हो जाती है। अब तो खाली हम यही कह सकते हैं कि नहीं यार, इस्लाम में लेंडिंग हराम तो नहीं है ना। भाई आप किसी को लोन दे सकते हैं, अब ऑब्वियसली विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ विदाउट इंटरेस्ट लोन की बात कर रहा हूँ मैं। कि आप किसी को लोन देना क्या प्रमोशन है? हाँ प्रमोशन है, आप अपने भाई की मदद करो। लेकिन क्या कर्ज मांगना इसकी प्रमोशन है? क्या इस्लाम इंकरेज करता है कि कर्ज मांगा करो? कतई नहीं। तो बैंक इस अजीब गरीब बिजनेस में इन्वॉल्व है, कि जिसके अंदर, यानी मैं अजीब गरीब इस्लाम के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, अब तो इतना कॉमन है कि हम क्या इस पर क्या गुफ्तगू करें। लेकिन इस्लाम के पर्सपेक्टिव से ये इंतहाई अनकॉमन चीज़ है कि एक बंदा जाए और कहे कि मुझे लोन चाहिए, और बैंक अपनी बाँछें खिला के, निहायत मुस्कुरा के, टाई वाई लगा के, और एक खूबसूरत इन्वायरमेंट में आपको कहे कि हाँ हाँ क्यों नहीं। बस आप अपनी क्रेडिट की जो चेक्स हैं, और जो मुख्तलिफ उसकी जो क्रेडिट लिमिट है, और क्रेडिट के लिए जो मुख्तलिफ चेक्स होते हैं कि क्या आप क्रेडिट के वापस रिटर्न के लिए काबिल हैं कि नहीं, हाँ, बस वो आप फॉर्म भर दीजिए, हम चेक कर लेंगे और आपको लोन मिल जाएगा। तो कितना अगेंस्ट जा रहा है ये इस्लाम के एथिक्स के और रूल्स के। लेकिन चलें, लेट्स लेट्स सी के चलें, लोन लेने चला गया वो। तो ये अगेन लेंडिंग, और मैंने ब्रैकेट पे मेंशन किया नॉट इन्वेस्टिंग इन, यानी इन्वेस्टिंग नहीं है, ये लेंडिंग है। बैंक जो है वो आपको आपके कारोबार में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है, इंटरेस्ट गुस्सा से ले तो रहा है कि उसको इतना इंटरेस्ट है कि ये वापस कर देगा नहीं कर देगा। और आपके कारोबार से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट इस बात पे कि आपके कोलेटरल्स क्या हैं। आपके पास घर है, बंगला है, आपके पास कोई जो कहते हैं मॉर्गेज के लिए कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप बैंक को हवाले कर दें, सोना वोना, अपनी वाइफ का सोना हवाले कर दें, ताकि आप उसके लोन जो है वो ले सकें। ठीक है, बड़े लोगों का तो मामला नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास जाता है लेने लोन, तो उससे तो बहुत कुछ भरवाते हैं। अमीर आदमी जाता है तो बस नाम देख के हो सकता है कि उस पर जो 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 स्क्रूटनी हो वो कम हो। लेकिन हम जानते हैं कि बैंकर को ये ख्वाहिश होती है कि बस ये मेरा लोन वापस हो जाएगा बमा सूद, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। तो पिछले पिछले यानी जो पिछली बार बात हो रही थी कि यूजुअली निकाल दें, सूद निकाल दें, तो लेंडिंग खुद ही कम हो जाएगी, या लेंडिंग लेंडिंग जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और फिर लेंडिंग जो है वो एक सोशल मामला रह जाएगी कि मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, अपने किसी दोस्त को दे रहा हूँ करीबी, तो एक बहुत सोशल मामला रह जाएगा। लेंडिंग एक सोशल मामला रह जाएगा, ना कि लेंडिंग को हम एक कमर्शियल एक तर्ज पे अपनाएं। ठीक है, अब ये इस्लाम की एक फिलॉसफी है, लेकिन दुनिया आज कहाँ पहुंची हुई है, हम आगे बढ़ते हैं चलें। तो तीसरा पॉइंट, डिपॉजिट क्रिएट लोन्स और वाइस वर्सा। ये मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ रेस किया हुआ है कि हम ये समझते हैं कि चूंकि अभी हम बैंक कैसे काम करते हैं उस पर बार बार हम फोकस करेंगे। तो वो ये है कि हम ये समझते हैं कि डिपॉजिट्स, हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में अपनी जमा पूंजी, अपने कैश को घर में रखने के बजाय हम बैंक्स में डालते हैं, और बैंक जो है वो उसको सेफ रखता है, हिफाजत से रखता है। क्योंकि हम तो किसी लेंडिंग बिजनेस में शामिल नहीं है, हम तो खाली पैसे रखने गए हैं। लेकिन याद रखें, जो ही आप सूद पे यानी सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो वो जो एक लंबा सा फॉर्म आप भरते हैं ना, उसमें बहुत सारी शिकें होती हैं जो आप पढ़ते भी नहीं हैं। बेसिकली लीगली, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूँ, लीगली आप डिपॉजिटर भी हैं और साथ में आप बैंक को लेंड कर रहे हैं। तो लीगली आप बैंक को लेंड कर रहे हैं। तो आप मशहूर जो इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वर्नर, मैं बाद में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, कि वो जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, और उन्होंने एक एम्पिरिकल स्टडी की है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि उन्होंने एम्पिरिकल स्टडी की है इस मिसकॉन्सेप्शन को ख़त्म करने के लिए, कि हम समझते हैं कि बैंक जो है ना वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, कि वो मीडिएशन करता है, कि हमसे पैसे लेता है और दूसरों को कर्ज देता है और हमें उस पर सूद देता है।
ठीक है, वो मिडिल मैन है, मिडिल मिडिल में रहता है, लेकिन अगर आप आगे, मैं जब आगे स्लाइड्स देखेंगे तो हमें ये आइडिया होगा कि डिपॉजिटर्स नहीं है, हम एक तरह से लेंडर ही हैं। और ये और चीज़ें वहाँ से आगे हो जाएंगी। दूसरी बात जो मैंने वाइस वर्सा लिखा हुआ है वो ये है कि क्या डिपॉजिट आएंगे तो बैंक लोन क्रिएट करेगा दूसरों के लिए। यानी ये कॉमन सेंस लगता है ना कि हम डिपॉजिट्स होंगे तो मैं उसमें से लोन दूंगा अगर मैं बैंकर हूं तो। ऐसा नहीं है। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरीज में और मनी सप्लाई थ्योरीज में अब ऐसा हो गया है कि डिपॉजिट भी आते रहेंगे, बैंक लेंडिंग शुरू कर देता है। तो फिर अगेन सवाल आता है कि पैसे तो भी आए नहीं तो लेंडिंग कहाँ से हो रही है। यही वो मनी क्रिएशन है। यही वो न्यू मनी क्रिएशन आउट ऑफ थिन एयर है कि जो बैंक को अलाउड है अंडर द लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कि आप यू कैन डू दैट। इतनी अजीब गरीब बातें जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी आज से 3-4 साल पहले, तो यकीन नहीं आ रहा था। तो बार बार उसको रीचेक किया, रीचेक किया, रीचेक किया। मल्टीपल इकोनॉमिस्ट से रीचेक किया। यूके के इकोनॉमिस्ट हैं, अडेयर टर्नर है नाम है, शायद भूल रहा हूँ, कि जिन्होंने 2008 क्राइसिस के बाद पूरे एक रिपोर्ट तैयार की थी कि 2008 में यूके के बैंक्स क्यों तबाह हुए। स्टार्ट तो अमेरिका से हुआ था, लेकिन वो जब यूके में तबाह होना शुरू हुए, बैंक्स बार्कलेज है मोस्ट जो मशहूर बैंक है, उसके बाद उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट तैयार की। तो उसमें वो जब वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो वो बाकायदा इस तरह कह रहे थे कि बैंक्स डू क्रिएट, वो क्रिएट को उन्होंने क्रिएट करके इस तरह बोला कि मतलब वो लोगों को एम्फोसाइज कर रहे थे कि आपको भी शायद यकीन नहीं आ रहा होगा कि बैंक्स डू क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। तो ठीक है, ये तो यानी ये आपके लिए शायद एक नया कॉन्सेप्ट होगा कि बैंक जो है वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मनी इकोनॉमी में क्रिएट कर देता है। कैसे करता है आगे देखते हैं। कुछ नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर मैं देख लेता हूँ कि उसमें कुछ चीज़ अगर बताने की है तो। चलो ठीक है। मॉडर्न मनी इज डेट एंड डेट इज मनी। तो ये भी जुमला भी ध्यान में रखिएगा कि जो मॉडर्न मनी है, जो मनी सप्लाई सब पूरी दुनिया में है, उसका कितना परसेंट कैश में है, यानी कि कैश से मुराद वो जो नोट होता है हमारे पास, डॉलर डॉलर बिल है, दुनिया में कितने रुपए, अगर मैं अक्सर बात कर रहा हूँ अमेरिका की, या मैं सिर्फ बात कर लूँ यूके की, तो कितने पाउंड्स जो हैं वो पेपर फॉर्मेट में है या कॉइन्स के फॉर्मेट में है, और कितना मनी जो है टोटल का परसेंटेज वो उस तरह का है जो मैंने भी बयान किया कि वो आउट ऑफ थिन ईयर क्रिएट हुआ हुआ है। तो सेफ डिपॉजिट पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कुछ आपको आइडिया ये हुआ होगा कि हम समझते हैं कि शायद ये पैसे जो हैं वो बैंक में किसी जगह हिफाजत से रखे हुए होंगे और हमारे उस पर नाम लिखा हुआ होगा वकास अहमद, तो मैं खोलूंगा तो मेरे अपने पैसे नजर आएंगे। नहीं, वो जो आपको आपके जो डिजिटल बैंकिंग अकाउंट है, जो आपका जो एक ऐप है या डिजिटल बैंकिंग अकाउंट है, उसमें जो नंबर्स नंबर्स नजर आ रहे हैं वो बेसिकली बैंक की एक लायबिलिटी शो हो रहा है। वो नंबर शो ये हो रहा है कि ये, यानी लीगली कह रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग टर्म्स में कह रहा हूँ, वो ये नहीं है कि ये पैसे मैंने रखवाए हुए हैं। वाइस वर्सा ये मतलब उसका है कि इतने पैसे बैंक ने आपको देने हैं। तो बेसिकली वो बैंक का एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है जिसको आप बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। आप देखते हैं, आप खुश होते हैं, आप समझते हैं कि मेरे वो 2 लाख रुपए जो है ना वहाँ पड़े हुए हैं। आप जाएंगे तो आपको वहां पर किसी जगह पर लिखा हुआ नहीं होगा कि ये वकास अहमद साहब का अकाउंट है, इसके अंदर अब वो चाबी से खोला और कैश निकाला। हर चीज जो है वो एक मिस्ट के अंदर और एक बहुत बड़े समंदर के अंदर चली जाती है। बस वो एक रिकॉर्ड रह गया है कि आपके हम ओ करते हैं 1 लाख रुपए, यानी बैंक की लाइबिलिटी है। यानी जो आपकी डिपॉजिट्स हैं वो बैंक ने आपको वापस करना है कभी ना कभी। तो बैंक इसको अपने अकाउंटिंग शीट्स में एज अ लाइबिलिटी रखता है। लाइबिलिटी मीन्स ऑब्वियसली कि बैंक ने आपको कभी ना कभी वापस करना है। ठीक है। Banks do not take your money and put in some safe vault. We have discussed it. Bank take your money as a liability, just like a debtor. जिस तरह आप किसी को कर्ज देते हैं तो वो कर्ज उस पर लाइबिलिटी होता है वापस करना। तो बैंक ने भी आपसे एक तरह से कर्ज लिया। जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे बार बार, डिपॉजिट्स नहीं है, हम एक लेंडर हैं। हम एक लेंड कर रहे हैं बैंक को पैसे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट में हो सकता है कि ये मामला ऐसे ना हो, करंट अकाउंट में वो फिर रखते हैं पैसे वो, क्योंकि क्योंकि वो करंट अकाउंट का मतलब यही है कि आप जितना भी डिमांड करेंगे आपको फौरन मिल जाएंगे वो। जबकि सेविंग अकाउंट में अगर आपने 5 करोड़ रखे हुए हैं और अचानक आप बैंक अपने ब्रांच में जहाँ कहे मुझे इसमें से 4 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक आपको फौरन नहीं दे पाएगा। बैंक शायद आपको टाइम दे दे, कल का, 1-2 दिन का। तो यूजुअली 1 दिन या एक वर्किंग डे ले सकता है वो। क्यों क्यों नहीं ले सकता, क्यों आपसे वो मांग रहा है? क्योंकि उसको अरेंज करना है। और हो सकता है वो उसके पास उसके अपने पूल में भी ना हो। खैर 4 करोड़ बहुत छोटी रकम है, मैं 4 अरब की बात कर रहा हूँ अगर। तो फौरन ना दे पाए, हो सकता है उसको अपने सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़े और कहे कि यार वो बंदा आ गया है, हमें यकीन नहीं था कि वो आएगा, अब वो आ गया है,
तो हमारे पास तो 3 अरब रुपए हैं, 3 बिलियन रुपीज हैं, तो आप हमें हमें 1 बिलियन रुपीज जो है वो काइबोर यानी कुछ इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन दे दें। तो तभी मैंने शायद पहले कहा था कि सेंट्रल बैंक का एक काम ये भी होता है कि वो बैंकों को आपस में लेंडिंग करने में भी हेल्प करता है। तो वो एक रेट फिक्स करता है कि भाई इस आज के दिन जो है या इस महीने या आज के दिन इतना इंटर बैंक इंटरेस्ट रेशो है। तो ये हर बैंक एक दूसरे को बचाने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाते हैं। इसको मैं ऐसा नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं इवन पॉजिटिव भी कह रहा हूँ कि माजी में अमेरिका में इतने बैंक रन हुए कि सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ी तो फेडरल रिजर्व बन गया 1913 में। तो उसके बाद से भी हालांकि बैंक रन हुए लेकिन कम हुए। और आप समझिए कि ब्लेटेंट अंदाज में जालसाजी नहीं होती थी। फिर कोई क्राइसिस आ गया तो कोई जंग हो गई तो किसी बड़े मामले पे ही मामला खराब होते थे, और जहां पर फेडरल रिजर्व भी काम नहीं कर पाता था, या जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी collapse कर जाता था, या वो हेल्प नहीं कर पाता था। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो लीगली एज पर अकाउंटिंग, अमाउंट यू सी इन योर अकाउंट इज द बैंक लाइबिलिटी, द बैंक लाइबल टू पे यू व्हेन you demand it. It is not the amount bank is holding for you. We have discussed this. तो ये जो पॉइंट है कि मोर सेविंग, मोर लेंडिंग, मोर इन्वेस्टमेंट, तो क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि ये बैंक के लिए अब इतना बड़ा इश्यू नहीं रहा। मॉडर्न मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरीज की वजह से या मॉडर्न मनी सप्लाई सिस्टम की वजह से, और जो बैंक के पास लाइसेंस है, बैंक इवन बगैर डिपॉजिट्स के भी लोन दे सकता है, क्योंकि बैंक को यकीन है कि बहुत सारे लोग एक साथ मुझसे पैसे डिमांड करने नहीं आएंगे। दैट इज वाई मैं कहीं पढ़ रहा था कि बैंकिंग जो है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल गैम्बलिंग सिस्टम है। यानी लॉस वेगास के गैम्बलिंग सिस्टम में लोग जो है नशे में और एक दूसरे को माधल्ला गालियां देते हुए और मुख्तलिफ दूसरे बुरे काम करते हुए गैम्बलिंग करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में कंगी वंगी करके, टाई वाई सूट वूट पहन के, बेसिकली एक हाई लेवल की, अब उसको मैं रिस्क मैनेजमेंट कह देता हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी एक तरह से क्या है, गैम्बलिंग भी तो एक रिस्क टेकिंग ही है ना। तो यहाँ पर बड़ी सोफिस्टिकेटेड अकसाम की जो है वो रिस्क मैनेजमेंट होती है। तभी आप देखिएगा दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट की जो जॉब्स हैं और जिसके अंदर जो एक्सेलेंस है उसकी बहुत ही हाईली पेड जॉब्स हैं, कि आप बैंक को ये गाइड करें कि हम रिस्क किस तरह से मिनिमाइज करें। और चलें, अच्छी बात है, लेकिन रिस्क टेकिंग ही बैंक का काम है। तो वो रिस्क पे ही खेल रहे हैं, उनके तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो रिस्क की बुनियाद पे ही है। वरना अगर रिस्क ना लेते वो, और अगर जिस तरह भी सिस्टर फराना ने कहा कि एथिकल काम करें, अनएथिकल ना करें, तो ये काम तो यूँ होना चाहिए ना कि आप हमें कहें कि आप हमें लेंडिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, हम लेंडिंग करेंगे, लेंडिंग में नुकसान भी हो सकता है, नुकसान की वजह से हम आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेंगे, तो ये बातें बोले ना। ये आज हम इस प्रेजेंटेशन में, आज हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से मतलब 90% लोग जो हैं ये बातें अगर पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार क्यों सुन रहे हैं ये? तो बैंक बताए ना। अभी मैंने आगे कुरान की एक आयत भी कोट की है कि लोगों से बात करो, सीधी सच्ची बात किया करो। तो ये हमें हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, रिसर्च करनी पड़ रही है, लोगों को सुन रहे हैं तब हम ये चीज़ें रिवील कर रहे हैं। रिवील भी नहीं कर रहे हैं तो एक बैंकर यहाँ पे होंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो ये सब डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं तो आप इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते क्यों नहीं है प्रॉपरली? और जब मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था इस पे, तो जो रिचर्ड वर्नर हैं या और भी जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जैसे मैंने माजी में भी नाम लिया है प्रोफेसर रिचर्ड वुल्फ का, प्रोफेसर रिचर्ड हडसन हैं, ये शिकागो के हैं, एक येल के हैं। वो कहते हैं लड़के जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, लड़के लड़कियां जो बिजनेस पढ़ रहे हैं, बैंकिंग पढ़ रहे हैं, वो अभी भी पुरानी थ्योरीज पढ़ रहे हैं कि वही कि डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट में से देते हैं, तो ये है वो, ताकि बैंकिंग का एक बहुत ही क्लीन कल्चर वाजे हो। वरना ये जो मैंने एक पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं है, खैर, ये जो जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी जो है, तो लोग अभी तक फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी पढ़ रहे हैं कि समझ रहे हैं शायद कि ये यही इस वक्त एक्शन में है, हालांकि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी पे भी अमल नहीं हो रहा, जो भी हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो बैंकिंग बैंकिंग के हवाले से 3 थ्योरियां बहुत मशहूर हैं कि बैंक इन 3 तरीकों पे काम करते हैं। एक तो मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की बात तो कर ही दी कि ठीक है, बैंक आप में और लेंडिंग के दरमियान एक जो है वो है, एक एक ब्रिज है, एक गैप है, एक इंस्टीट्यूशन है कि जो आपको 2% सूद पर आपको कहता है कि आपको हम पे करेंगे अगर आप डिपॉजिट रखते हैं हमारे पास, और फिर हम जो जिसको लोन देंगे उससे 4% लेंगे। तो 4 - 2 जो है 2 है, 2 जो हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को यानी बैंक जो है वो अपने अपने यानी बैंक का प्रॉफिट है वो बेसिकली। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बैंकिंग।
लेकिन सवाल यह है कि जो डिपॉजिटर है उसको इन बातों का बिल्कुल नहीं पता होता। क्योंकि डिपॉजिटर ये कहता है कि मुझे जितने पैसे डाले हैं मुझे हर कीमत पे उतने तो मिलने ही चाहिए, प्लस उसमें उसमें मतलब तुम लोग सूद दे रहे हो, मैं तो नहीं ले रहा। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग दे रहे हो, हम तो नहीं ले रहे, लेकिन ठीक है वो मतलब उसको इसका मतलब है जो सेविंग अकाउंट खोल रहा है उसे पता है कि मुझे सूद मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोन हो रहा है। तो जब अगर कहीं ना कहीं लोन लेंडिंग हो रही है तो डिपॉजिटर ये क्यों नहीं बोलता कि यार, चले मैं कहता हूँ इवन डिपॉजिटर मुसलमान मतलब उसमें ईमान कम भी है, और अगर वो सूद पे ही काम माजल्ला कर रहा है तो एक कॉमन सेंस तो ये है ना कि यार सूद में भी तो नुकसान होता है, तो जब नुकसान हो जाए तो तुम लोग मुझे बेशक पैसे कम देना। लेकिन नहीं, वो अपने नुकसान पे बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये बिल्कुल इंतहाई अनएथिकल, एक डिपॉजिटर के लिए भी, एक सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए भी निहायत ही बुरी बात है कि अगर वो रैशनली देखे और वो एक देखे इस यानी कॉमन सेंस में देखे कि मैं एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ जिसमें मैं नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मेरा पैसा कहीं लैंड किया जा रहा है। और लैंडिंग में फ्लड आ सकते हैं, तूफान आ सकता है, टर्नेडो आ सकता है, अभी लॉस एंजलिस की जो फायर है, कितने लोगों के जो घर तबाह हुए। तो क्या मैं अभी भी उसे सूद देता रहूं उस मॉर्गेज का, जो उसने 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 खुदा ना खास्ता लोन ले ही लिया था अपने घर के लिए, घर तो उसका जल चुका है, लेकिन लेकिन कितना मैं जालिम हूँ, कितना मैं फरोशियस हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बैंक की नहीं, डिपॉजिटर की, कि वो स्टिल वो चाहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आते रहें। तो ये तो फिर इसका मतलब है ना कि आप तो अल्लाह से दूर है ना, फिर आप हक से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, रहमत से दूर हैं। तभी दुनिया का ये हाल है इस वक्त। तो हम वी आर नाउ उसको स्टडी कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो है वो एक एक हद तक है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि बैंक न्यू मनी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अभी आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पैसे हैं वो लैंड हुए हैं, वो अब बैंक बैंक जाने उससे पैसे लूटना छीनना ताकि मुझे प्रॉफिट मिलता रहे, मेरे पैसे पूरे हों। क्योंकि आज तक हमने तो नहीं सुना कि किसी अकाउंट होल्डर के पैसे कम हो गए हों किसी वजह से। तो तो ये बहुत पहले ही ये स्टोरी डिबंक हो चुकी है कि बैंक जो है वो आपके पैसे उतने ही पैसे लेता है, उतने ही लैंड कर देता है, और फिर वो बैंक इंतजार करता है प्रॉफिट का और फिर आपको देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये थ्योरी बिल्कुल बस्ट हो चुकी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा। पैसे तो क्रिएट भी हो रहे हैं, अभी हम देखते हैं आगे। अगली थ्योरी जो है वो है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ये अक्सर पढ़ाई जाती है बैंकिंग के स्टूडेंट्स को, और इसको मनी मनी मल्टीप्लायर मॉडल भी कहते हैं। यहीं से आपको कम से कम न्यू मनी क्रिएट होने का एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। होता यह है कि जो सेंट्रल बैंक है वो ये कहते हैं कि अगर किसी बैंक में 100 रुपए हैं डिपॉजिट में, तो अगर फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो 10% है, तो इसका मतलब ये वो बैंक को ये अलाउ है कि वो 100 में से 10 रुपए तो रखे कहाँ, सेंट्रल बैंक रिजर्व में रख दे। अब इसकी मोडालिटी पे हम इंशाल्लाह फिर कभी चले जाएंगे कि वो सेंट्रल बैंक में रहते हैं या उस बैंक के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो एक लीगली इसकी ऑब्लिगेशन है कि वो 10 रुपए खर्च नहीं करेगा, $10 खर्च नहीं करेगा। लेकिन वो $90 हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो उसको ये अलाउ करता है कि तुम 90% फिर लोन कर दो, यानी फर्दर लोन कर दो। तो बैंक में रहेंगे 10 रुपए, दस $10, 90% $90 जो है वो फर्दर लोन हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, वो जो लोन का पूरा प्रोसेस है, जो हम आगे इंशाल्लाह इसकी अकाउंटिंग भी देखेंगे, कि वो लोन लोन का जो पूरा प्रोसेस है, जो लोन ले रहा है उससे बैंक बोलता है कि तुम अपना अकाउंट खोल लो मेरे बैंक में, क्योंकि तुम मुझसे लोन ले रहे हो ना। तो तुम्हारा अकाउंट थोड़ी हबीब बैंक में होगा, किसी और बैंक में होगा, भाई मेरे बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलेगा, जाहिर बात है। तो वो अकाउंट खुलवाता है और बैंक अपनी अकाउंटिंग करता है, जो हम आगे देखेंगे कि कहता है कि पहले तो वही हुआ, स्क्रूटनी स्क्रूटनी हुई, बंदा समझ में आ गया कि ये बस के पास पैसे भी हैं, ये कोलेटरल भी इसके पास है, या ही कैन रीपे वेदर हिज बिजनेस रन और नॉट। नुकसान में जाए फायदे में जाए ये दे सकता है। बैंक बैंक की मैनेजमेंट कहती है हाँ उसको लोन दे दो। तो बैंक कहता है उससे कि जाकर अकाउंट खुलवा लो अपना, और एक लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और लोन कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब यहाँ से एक अजीब सी बात शुरू हो रही है, वो ये है कि बैंक, अब मैं जुमला बोलने वाला हूँ कि बैंक नेवर लेंड्स, इट परचेजेस सिक्योरिटीज। बस अल्फाज का खेल है, यही वो खेल है कि जो बैंक प्यारी प्यारी बातें करके, यानी वो कहता है कि मैंने लेंड नहीं किया, हालांकि लेंडिंग ही है, लेकिन अल्फाज तो सुनिएगा आप कि मैं सिक्योरिटी परचेज कर रहा हूँ, कि दिस मैन, दिस गर्ल कैन गिव मी पे बैक मी $9 with the interest of certain rate, with certain rate across 2 years, 3 years, 4 years। तो अच्छा, अगर यही लैंडिंग
समझें, मैंने काम किया है फिलिप मॉरिस में, तो फिलिप मॉरिस वाले अगर लैंड करना चाहें अपने सप्लायर को, तो वो क्या करेंगे? वो अपने कैश वॉल्ट में से, यानी जो एसेट्स हैं मेरे, यानी जो फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के जो एसेट्स हैं, वो उसमें से माइनस होंगे और उस सप्लायर के अकाउंट में जाएंगे ना, तो एक जगह से एसेट कम हुए और उसके एसेट बढ़ गए। लेकिन बैंक ये काम नहीं करते। यही आपको मैं आगे दिखाऊंगा, और यही होता है मनी क्रिएशन। चलिए, आपको अभी चूंकि बात हमने कर ली, तो थोड़ा सुन लीजिए आप लोग यही के कि वो $9 जब मैं गया बैंक के पास, से मैंने $9 जो है वो कर्ज लिया, तो बैंक ने मुझे स्क्रूटनी किया, मैं ओके हो गया। ओके के बाद मैंने अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट खुलने के बाद मैंने साइन भी कर दिया। अब जो मैं अपने अकाउंट में देख रहा हूँ, अपने अकाउंट में क्या देख रहा हूँ? $9 देख रहा हूँ ना, देख रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन बैंक के टोटल एसेट्स जो कैश था वो $10 था। अभी हमने बात की कि सॉरी, चल हाँ 10 पे बात करते हैं, या 100, चले 100 पे चलते हैं कि $100 उसके टोटल अमाउंट था। तो 100 में से $10 तो उसने तो रखे फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टेट बैंक ने या जो सेंट्रल रिजर्व बैंक ने या फेडरल रिजर्व ने या बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गारंटी किया हुआ है या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो $90 मैंने मैंने लिए लोन, तो मेरे अकाउंट में क्या नजर आ रहा है? $90। लेकिन वो जो $100 जिसके भी हैं, जिन डिपॉजिटर्स के भी हैं, वो अपने अकाउंट पे जाकर देखेंगे तो उनको क्या नजर आ रहा होगा? 100। 100 ही नजर आ रहा होगा। Yeah. तो दिस 90, तो ये 90 कहाँ से डेबिट हुए, कहाँ क्रेडिट हुए? वो भी अकाउंटिंग भी देखेंगे ना, मैंने अकाउंटिंग का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो वो आपको और भी इसमें आइडिया हो जाएगा वो गेम है क्या। क्योंकि जाहिर बात है, बैंक के ऑडिट भी हो रहे हैं, बैंक ने कोई चोरी तो नहीं की। वो $90 जो है वो चोरी होके तो नहीं आए, वो किसी तरीके से आए। तो यही अकाउंटिंग का जो गिमिक है, वो आपको नजर आएगा। और इसी का ऑडिट होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले बता ही रहा था किसी को कि फर्स्ट, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसका केपीएमजी ने चंद, अब मैं नाम ले रहा हूँ कंपनीज का, लेकिन ये ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई अगर केपीएमजी का है बंदा तो सॉरी, क्योंकि लेकिन ये सब ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं कि केपीएमजी ने शायद दोनों बैंक्स का ऑडिट चंद दिन पहले ही कहा था, और कहा था दे आर फाइनेंशियली वेरी ओके, देयर हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ इज वेरी ओके। और एक एक महीने बाद दोनों बैंक डिफॉल्ट कर गए। तो यानी अब गेम की आप लिमिट देखें कि जो ऑडिट कर रहा है वो भी कह रहा है कि फर्स्ट सिलिकॉन वैली बैंक भी और ये सिग्नेचर बैंक भी, ये सब बेहतरीन है। इनके जो बुक्स हैं, इनकी जो बैलेंस शीट्स हैं, ओके जा रही हैं। लेकिन 15 दिन बाद, एक 20 दिन बाद, वो मैं आपको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि इनके ऑडिट्स हो चुके थे। तो इसका मतलब है ऑडिटर ने ये तो नहीं देखा होगा ना कि यार ये तो करप्शन हो रही है, नहीं। ऑडिटर ने अपने हिसाब से देखा कि भाई डेबिट क्रेडिट हो रहा है। वो जो एक अकाउंटेंट की मेंटेलिटी होती है कि जितना टोटल सम ऑफ क्रेडिट्स इक्वल टू सम ऑफ डेबिट्स, वो अगर बराबर हो रहा है तो उसकी नज़र में भाई काम सही हो रहा है भाई। मगर ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस ही ऐसा है कि वो, उनके पास ये अलाउंस है कि वो रिस्क ले सकते हैं, मजीद रिस्क ले सकते हैं, मजीद रिस्क ले सकते हैं, और इस रिस्क टेकिंग को छुपा भी सकते हैं। किसी को पैसे देकर अंडर टेबल ये भी कह सकते हैं कि हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि यार आप हमारे दोस्त बन जाओ। जिस तरह खुदा ना खास्ता मैं बात कर रहा हूँ, किसी ऑडिटिंग फर्म को कह सकते हैं कि आप हमसे ये बेनिफिट्स ले लें, लेकिन हमारे इस रिस्क टेकिंग मैन्यूवर्स को आप एक्सपोज ना करें। हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। हो गया आपके सामने, एक एक कंपनी जो है कह रही है कि इट्स फाइनेंशियली वेरी हेल्दी, और एक महीने बाद वो बैंक कोलैप्स कर रहा है। तो तो फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इसके अंदर $190 इकोनॉमी में क्रिएट हो गए। अच्छा, इत्तेफाक से अगर वो $90 मैंने उस बैंक से निकाल कर अपने किसी और अकाउंट में डाल दिए, तो अब मैं उस बैंक का क्या बन गया हूँ? डिपॉजिटर बन गया हूँ, जिस तरह एक आर्म डिपॉजिटर होता है। हालांकि डिपॉजिटर तो वो है ना कि मैं अपने असल मेहनत की कमाई से, भाई लेकिन बैंक तो नहीं पूछेगा कि आपने किसी से लोन लिया है या नहीं लिया। तो मैंने वो $90 लिए, और मैं एक और बैंक में गया और मैंने कहा, बैंक ने तो नहीं पूछेगा कि आपने लोन पे लिया हो। तो बेसिकली वो उसके लिए भी क्या है? एसेट है, डिपॉजिट है। उसने उस 90 को रखा, और 90 का 10% फिर फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो में डाला, और 8 पॉइंट जो भी ये जो उतना ही बनता है, वो पूरी मैथमेटिक्स है। तो कहते हैं कि अगर यूके गवर्नमेंट का या फेडरल रिजर्व का रेशियो जो है वो 10% है, तो इकोनॉमी में पैसा जो है वो आ गया है कितना? 10 टाइम्स आ गया है। यानी ओरिजिनल अमाउंट का, वो जो ओरिजिनल डाला गया था $100, उसका 10 टाइम्स, यानी $1,000 जो है इकोनॉमी में है, जिसमें से 90% फिक्टिशियस है। एक्चुअल Yeah. कैश शिफ्ट वो 10%, इकोनॉमी का 10% कैश है जो पहले बैंक अकाउंट, यानी मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, वो मुर्गी अंडा वाली बात है कि वो जो पहले अकाउंट में पैसे हैं, फर्ज कर लें कि वो पैसे ओरिजिनल हैं, किसी के मेहनत की कमाई है, उसने वाकई जमीन खोदी,
वहां से सोना निकाला, सोने को कन्वर्ट किया, सब एक फर्ज कर लें। तो अगर वो ओरिजिनल इकोनॉमी है, तो बाकी सब फिक्टिशियस इकोनॉमी है। इसके अब फ्यूज व बरक़ात, ब्लेसिंग्स वगैरह पे तो गुफ्तगू हम कर सकते हैं, और सुबह शाम वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स तो करते ही रहते हैं कि इस सिस्टम ने क्या बेनिफिट्स दिए दुनिया को। तो बेनिफिट्स भी दिए हैं, तो जो बाकी इनकम इनक्वालिटी और वेल्थ गैप्स और इनसेन और ऑब्सीन पॉवर्टी जो है वो भी दी है। तो बस हमारा मकसद फिलहाल तो यही है कि हम अंडरस्टैंड तो करेंगे ये हो क्या रहा है। अच्छा, ये जो आप फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि, अच्छा ये फोर्थ पॉइंट देखते हैं पहले, कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल और मनी सप्लाई इन क्वेश्चन। तो अब आपको लग रहा होगा कि चले, अगर यहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सारे जो हैं वो दीनी मिजाज के लोग हैं, लेकिन अगर कोई बैंकर भी हो तो बोले यार कम से कम 10% करने से यूके गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट तो किया ना कि मनी सप्लाई 10% से ऊपर नहीं जाएगी, यानी वो फिक्टिशियस मनी भी जो है वो कंट्रोल्ड है। लेकिन क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें इस वक्त, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो कम्युनिकेशन है बैंक्स के साथ, और बैंक की कम्युनिकेशन है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अब ये भी वो हो गया है, यानी कि ब्रीच हो चुका है। ये 10% के रिजर्व रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं है। अब हर चीज़ जो है वो मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट पर कॉन्फिडेंस, इकोनॉमी कितना अच्छा ग्रो कर रही है, कोई हालात वालात बुरे तो नहीं है, इसकी बुनियाद पे अब बैंक क्रेडिट वैसे ही दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। यानी अब भी 1:10 के बजाय 1:20, 1:30, 1:40, 1:50। और कहते हैं कि जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे 1:80 का रेशो था, 1:80। यानी फ्रैक्शन रिजर्व रेशो को भी आपने बिल्कुल बालाए ताक रख दिया है, इसको आपने क्रश करके रख दिया है, अंडर द बस थ्रो कर दिया है। और ये सब क्या है? बैंक्स की मोनोपोली है। बैंक्स जिसका खर्चा करते हैं सेनेटर्स पे, कांग्रेसमैन पे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे, और तो बस ये वो है कि आप ना इस पे गुफ्तगू हो रही है ना बात हो रही है। बस आपको रिसर्च करेंगे तो गरीब गरीब से मुराद ये कि हैं तो बड़े इंटेलेक्चुअल, लेकिन उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते। कुछ मशहूर भी होते हैं तो वो भी बस बच बच के बात कर रहे होते हैं, लेकिन सब बात कर रहे होते हैं इस मौजू पे। तो मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि ये इसमें से कोई भी मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बयान नहीं कर रहा हूँ। कतई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। और रिसर्चेस के बाद, और उसके बाद इवन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी अब वो भी देख रहे हैं कि लोगों को पता चलता जा रहा है, तो हम भी अब अपने लैंग्वेज में, अपने डॉक्यूमेंट्स में चीज़ों को मेंशन करना शुरू कर दें। वरना पहले तो ये फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरी हैं, हम तो मिडिल मैन हैं, हम तो फ्रैक्चर रिजर्व बैंकिंग पे चल रहे हैं, ये सब दोनों थ्योरीज जो है वो बस्ट हो चुकी हैं, इन पे अमल नहीं हो रहा। तो किस पे अमल हो रहा है? और बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एन एन इनकम्प्लीट, किसी, जो मैं इसका नाम लिखना भूल गया हूँ, जो किसी की आवाज़, यानी कि जो मैं सुन रहा था, साउंड बाइट था किसी का। तो साउंड बाइट में ये है कि कोई प्रोफेसर कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इज एन इनकम्प्लीट मॉडल टू अंडरस्टैंड मनी क्रिएशन एंड मनी सप्लाई। डेंजरस थिंग तो मैंने लिखा है, ये डेंजरस थिंग मैंने लिखा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट मॉडल है टू अंडरस्टैंड मनी क्रिएशन एंड मनी सप्लाई। क्योंकि इसके जरिए तो अगर आप जो बेस मनी है, वो जो जो मेन मनी है, जो बेस मनी बोलते हैं, और वर्सेस यही जो मनी इस इकॉनमी में फैली हुई है, तो 1:10 होनी चाहिए ना। अभी अगर अगर यूके ने 10% रखा हुआ है तो 1:10 होनी चाहिए। ये तो 1:21 है, 1:30 है, 40। तो ये हुआ कैसे? यानी सवाल ये कि 1:40 कैसे हो गया, या क्राइसिस के टाइम पे 1:80 हुआ कैसे? उसका मतलब है कि दोनों थ्योरियां बेकार हैं। तो असल थ्योरी क्या है? तो असल थ्योरी है वो, चले असल थ्योरी पे आने से पहले मैं ये आयत, दरअसल हम लोग टोपी पहना हुआ हूँ मैं, और एक दीनदार आदमी इंशाल्लाह लग रहा हूँ। और तो हम बीच में कुरान की बात भी ज़रूर हम करते हैं, कि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। तो अभी हमने ये आयत, मैंने इसी बीच में एक हमें एहसास हो कि हम इस वक्त जो है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब तक जितनी बातें मैंने की हैं, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं से तो है ना। यानी बैंक वाले, यानी चले बैंक वाले मुझे क्या समझाएंगे, डिपॉजिटर को, एक छोटे से डिपॉजिटर को कम से कम पढ़ाएं तो, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में सही चीज़ तो पढ़ाएं कि हम इस तरह से काम करते हैं। और मुझे फिर शेख इमरान हुसैन जो हैं हमारे वेस्ट इंडीज़ में, ट्रिनिडाद टोबैगो में रहते हैं, उनकी अक्सर अब तो खैर सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके बीच में मैंने बहुत सारे वीडियो सुने। तो वो अक्सर इस आयत को बहुत कोट करते थे, सूरह हूद की आयत नंबर 85 को, जिसका जो जो पार्ट है कि वला तब खसून नासा अशिया अहम
वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और इसकी पूरा तर्जुमा यह है कि एंड ओ माई पीपल गिव फुल मेजर एंड वेट injustice and reduce not the things wala tabkhasu and reduce not the things that are due to the people and do not commit mischief in the land causing corruption। तो मिडिल हाफ वे पे आकर मेरा मेरा दिल चाहा कि हम दो आयतें भी पढ़ लें कि हम इस वक्त जो है वो इस वक्त डिसीट, झूठ, नॉट स्टेटिंग द राइट थिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, इसी का तो हम रोना रो रहे हैं ना, इसी का तो हमें गम है। तो कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान जो आया उस पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वो आपके सामने है। तो हम आते हैं वो थर्ड थ्योरी पे जो इस वक्त प्रिवेलिंग है, और यही जो है वो इस वक्त दुनिया में राइजुल अमल है, चाहे कोई तस्लीम करे या ना करे, किताबों में लिखा हो ना लिखा हो, बैंकर्स या बैंकिंग स्टूडेंट्स जो पढ़े ना पढ़े हो, तो यही रहा है। वो ये है कि ड्यू टू मॉडर्न बैंकिंग एंड मनी सिस्टम अवर ओन डिपॉजिट्स इन बैंक आर नॉट कंसिडर्ड कैश मनी, इट इज डिपॉजिट इन बैंक एंड दीज टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट 97% ऑफ मनी इंक्लूडिंग लोन क्रेडिट अमाउंट्स। तो इस वक्त 97% ऑफ मनी जो है इस वक्त इकोनॉमी में वो क्रेडिट, कर्ज की सूरत में है, क्रेडिट की सूरत में है, लोन की सूरत में है। और ये वो उस बेस मनी जिसकी बात की थी मैंने कि जो इनिशियल जिसने $100 डलवाए थे, अगर उसको समझ लें कि ये असल मनी है, तो बाकी जो सब मनी है वो जो हमने अभी 1:10 की बात की, तो ये आज सूरत ये है कि 97% जो है वो दुनिया में इस वक्त मनी है। जैसे पाकिस्तान भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, सबका कहीं 95% होगा, कहीं 92 होगा, कहीं 90 होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो सिर्फ 3% जो मनी है वो पेपर फॉर्मेट में है, जिसको हम हार्ड कैश कहते हैं या जिसको हम मिंटेड कॉइन्स कहते हैं, वो सिर्फ 3% है दुनिया में। हर चीज़ पे इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर में एक फिगर है। जिस तरह वो फिगर देख रहा था कौन, जिसने $90 कर्ज लिया था, तो वो भी तो एक अपने अकाउंट में लॉगिन हुआ तो उसने देखा कि 90 लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो है वो 100 देख रहा है। इसका मतलब बैंक एक रिस्की बिजनेस ले रहा है कि उसे यकीन है कि वकास भी नहीं आएगा और वकार भी नहीं आएगा। नहीं, वकार तो आ जाएगा, वकार ने तो कर्ज अभी लिया है, अभी कर्ज दिया है $90, तो ये आ जाएगा, लेकिन ये भी शायद कर्ज पूरा ना निकाले, वो 45 लेगा, 45 रहने देगा। इस पूरे गेम्स में जो है वो पूरा बैंक चल रहा है। अब चूंकि आपको $190 बहुत कम लग रहे हैं, तो आपको लगे नहीं है वकास भी आ सकता है, तो आप यहाँ बात करें मिलियंस ऑफ पीपल एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो फिर रिस्क मैनेजमेंट आसान हो जाती है। दो के साथ तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, कम से कम लाखों लोग हों, लाखों डिपॉजिटर्स हों, लाखों करोड़ अरबों रुपए हों, तो ये गेम हो सकता है। उसमें भी फिर इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, इन्होंने सेंट्रल बैंक कायम कर दिए। हर बैंक सेंट्रल बैंक में अपना, जो ये पिछली स्लाइड थी जिसको थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया क्योंकि बातें हो ही रही हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम एक चीज़ को, लेकिन ये बैंक रिजर्व क्या होते हैं? इट्स अ मिनिमल अमाउंट ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑन हैंड इन इन हैंड इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिमांड। डिमांड आती है तो आपको देना पड़ता है। तो थोड़ी बोलेंगे कि यार वो प्रॉपर्टी ली हुई है मैंने, वो प्रॉपर्टी पहले बेच दूंगा, वो 4 महीने में बिक जाएगी तो आप आ जाएगा, तो बैंक का तो पूरा वहीं से बैंक रन वहीं से शुरू हो जाएगा। वो बंदा बाहर जाएगा, बोलेगा यार ये मैंने पैसे मांगने किया आपने, वो कह रहे हैं कि हम पहले वो प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो ऐसा नहीं चलता, तो वो कुछ ना कुछ पैसे रखते हैं ताकि इसको खुश करो फिर उसको खुश कर दो, और ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और ये सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट अमेरिका बैंक या SVP बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सबकी जो फेलियर हुई इसी वजह से हुई। सब ने अपने प्रॉफिट के लस्ट में, मोटिव में, ग्रीड में मोटे मोटे एसेट्स खरीदे हुए हैं, न्यूयॉर्क के अंदर मैंशंस लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करता है, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है तो पैसे स्टक हो गए, जब स्टक हो गए अब लोग पैसे मांगने आ रहे हैं तो देने को नहीं है। जो ही एक को आपने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसने दूसरे को बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, सब पहुंच गए, बैंक रन हो गया, बैंक भाग गया। बैंक कोशिश करता है कि कोई बड़ा बैंक मुझे खरीद ले या मुझे लोन दे दे, उसको फिर लोग लोन भी नहीं दे रहे होते, क्योंकि लोन भी जो होता है वो कोई और बैंक बहुत अर्जेंट रिटर्न पे देता है। बैंकिंग लोन्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जहाँ तक मुझे है, तो ये मतलब ऑब्वियसली डूबते हुए बैंक को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तो वो बैंक रन हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है। आपके सामने 3-4 बैंकों के नाम मैंने लिए। अजहर मैंने शम्स है, ऑब्वियस है कि बैंक रिजर्व्स आर केप्ट टू प्रिवेंट द पैनिक दैट कैन अराइज इफ कस्टमर्स डिस्कवर दैट अ बैंक डजंट हैव इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट इमीडिएट डिमांड्स। बैंक रिजर्व में बी केप्ट इन द वर्ल्ड, बाकी कहाँ रखे जाते हैं ये एक अलग बात है। हिस्टोरिकली द रिजर्व रेट ऑफ अमेरिकन बैंक्स हैज सेट टू बी 0 to 10%। कभी जीरो भी हो जाता है।
इकोनॉमी अच्छी होती है, मामला अच्छे होते हैं तो जीरो कर दो, ताकि सारा ही पैसा लगा दो, मुख्तलिफ लेंडिंग लेंडिंग कर दो, सूद पे कमाओ, बॉन्ड्स ले लो, फलां ले लो, वगैरह वगैरह। तो बैंक रिजर्व्स का आपको समझ में आया कि ये वो पैसा है जो बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर डिपॉजिट्स, ऑब्वियसली, कि अगर उनके डिपॉजिट जो है वो मिलियंस के हैं तो उसका 10% जो है वो आपको सेंट्रल बैंक में जमा करना पड़ेगा इन लिक्विड फॉर्मेट। इसको लिक्विडिटी लिक्विडिटी भी कह सकते हैं इसको। आगे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए आप, या 2, कि वेन एवर बैंक वांट टू क्रिएट लोन्स दे कैन क्रिएट इट आउट ऑफ थिन एयर, दे डू नॉट वेट डिपॉजिट्स टू कम इन। तो ये क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी का जो मेन इसका जो क्रक्स है वो ये है कि बैंक को ये पता है कि अगेन रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे पास लोग जो है वो इस हिसाब से आएंगे, इस रफ्तार से आएंगे और इस स्पीड से आएंगे, तो मैं क्यों वेट करूं 10% ऑफ रिजर्व का भी। बैंक से वो सेंट्रल बैंक से कहते हैं कि सर हम तो लोन दे रहे हैं, हमारे पास बड़ी डिमांड आ रही है आजकल। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो है वो हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर दिया है, और अमेरिका में जो है वो, जिस तरह मुझे अगेन लिंक करता हूँ मैं उसको माजी से, कि सर वो कॉटन कॉटन बेल्ट का काम शुरू हो गया है, वो सर रेल रोड का काम शुरू हो गया है, सर वो कोलोराडो में और कैरोलिना में जो है वो गोल्ड रश बाइंडिंग हो रही है सर, तो लोन पे लोन लोग ले रहे हैं। तो वही जो है कि एक फिक्टिशियस डिमांड और जो इरेशनल डिमांड क्रिएट करके सबको उसी लेंडिंग पे लगा दिया। तो वो जब आप करेंगे तो उसमें आप क्या कहते हैं कि हमें करने दीजिए प्लीज, बैंक सेंट्रल बैंक से कहते हैं आप, प्लीज भी क्या, उसको आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है ड्यू टू लॉबिंग। तो आप बाद में कहते हैं कि जब डिपॉजिट्स आएंगे तो हम दोबारा फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो को पहुंच जाएंगे, उस रेशो को जो आपने हमें कमिट का जो कहा है, ऑब्लाइज किया है, हम इसको अचीव कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चलने दें। तो कभी वो 9 8 10 से 8 हो रहा है, तो 3 हो रहा है, कभी 0 भी हो गया। कभी कभार सेंट्रल बैंक सोचता होगा कि ये लोग बैंक तो अमल तो कर नहीं रहा हमारी बात पे, या पीछे लॉबिंग इतनी हुई कि सेंट्रल बैंक ने इसको 5% कर दिया ताकि और लोन दिया जा सके। तो ये गेम चल रहा है इसके लिए, यानी ये पॉइंट हो गया कि इवन यू आर नॉट वेटिंग फॉर डिपॉजिट्स टू कम इन, वो 10% डिपॉजिट का भी आप ख्याल नहीं कर रहे। तो ये क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी जो ये है कि भाई जो भी लोन लेने आए, अगर वो स्क्रूटनाइज है, उसकी स्क्रूटनी हो गई है, तो उसको आप लोन दे दीजिए, और जब वो अपने अकाउंट में जाएगा उसको नजर आएगा रुपया, डॉलर, उसको आप दे दीजिए क्या, उसको आप दे दीजिए डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से जाएगा, पैसे निकाल लेगा। वो जो 3% 4% जो असल कैश है, जो जो खुद ट्रिलियंस में होगा ऑब्वियसली, मतलब अगर 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 7 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन तो कैश मनी है ना, वो जो पेपर फॉर्मेट में होती है, उसी में से उसको वो पैसे मिल गए, और ये सिस्टम चल रहा है बस। तो हमें यानी ये साबित हुआ कि जो असल बैंकिंग का जो फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएट करना, और वाया क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। इसके जो जो ब्लेसिंग्स बताते हैं, इसके जो वो फ्रूट्स बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं, वो यही है कि एक कारोबारी शख्स को पैसे मिल गए, उसने फैक्ट्री खोल ली, उसने कारोबार कर लिया, और इस कारोबार से लोगों का भला हो गया, जॉब क्रिएट हो गई। अभी एक सिंपल आपकी एक जो, अगर आप सीरियल लगाएं या कोई भी एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स का, मेन स्ट्रीम बिजनेस का चैनल खोलें, वो यही बोलेंगे कि लोन्स, इंटरेस्ट रेट आर डाउन, लोन्स आर बीइंग मेड क्विकली एंड फास्टली, स्विफ्टली, एंड इकोनॉमिक इज बूमिंग नाउ, इकोनॉमिक इज बूमिंग। और फिर वो 3 शब्द बोलेंगे कि वो चूंकि स्टैग्नेशन आ गई है, भेड़ चाल की वजह से, हर्ड मेंटेलिटी की वजह से, अब स्टैग्नेंट हो गई है, लोगों के अमाउंट जो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या लेंडिंग है वो लूज हो रही है, नाउ वी आर इन रिसेशन। तो वो जो साइकिल हमने लास्ट मंथ पढ़ा था हमने, वो चीज़ हो जाती है। फर्दर गोइंग ऑन, कि डिपॉजिटर्स डू नॉट लीगली ओनर ऑफ द अकाउंट, इट्स अ लोन टू द बैंक, ये हम बात कर चुके हैं। कस्टमर साइंस लोन कॉन्ट्रैक्ट, बैंक परचेजेस दिस कॉन्ट्रैक्ट इन वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट। ये भी एक अजीब सी बात है जो आपको अभी हम दिखाएंगे इसके अंदर, जो भी आने वाली स्लाइड है, जिसमें अकाउंटिंग को थोड़ा डिफाइन किया गया है। और बैंक परचेजेस द लोन कॉन्ट्रैक्ट विच लीगली इज अ प्रोमिसरी नोट, यानी इसका मतलब ये, वो बैंक डोंट लेंड, दे परचेज सिक्योरिटीज। बेसिकली एक बात को कहने का दूसरा अंदाज है ये, लैंड तो कहीं रहा है लेकिन वो बैंक ये बोलता है कि हमने सिक्योरिटी परचेज की है। बैंक क्रेडिट लोन, अच्छा ये अकाउंटिंग की बात है, तो मैं अकाउंटिंग इंशाल्लाह वो स्लाइड है वो खोल लेता हूँ। मैंने बिग बिग बट जो दिया हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट जब किसी को कर्ज देता है तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कर्ज दूंगा,
तो वो एक तरह से एक लायबिलिटी बन जाती है उस इंस्टीट्यूट के लिए कि आपको मैं कर्ज दूंगा। तो वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और एक लोन का अकाउंट वो भी दिखाता हूँ आपको, चल देख लेते हैं। देखिए, इसका जो स्टेप वन है, जो स्टेप वन परचेजिंग द लोन कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये समझिए कि ये तमाम लोगों में कॉमन है, तमाम, चाहे वो बैंक हो चाहे वो बैंक ना हो, ये चीज़ तो कॉमन है सब में। जो असल गेम होता है वो स्टेप नंबर 2 में होता है। स्टेप क्या है कि भाई, अगर आपने लोन मांगा मुझसे तो मैंने पहले पेबल क्रिएट किया कि मुझे पे करना है आपको। और फिर अगर आप एसेट साइड पे देखें कि मैंने लोन की अकाउंटिंग की हुई है कि 10 मिलियन पाउंड्स का एक लोन क्रिएट किया मैंने, और लोन अभी मैंने दिया नहीं है आपको, तो मुझे देना है। तो देने की बुनियाद पे मैंने पेबल कर दिया 10 मिलियन। ग्रीन का मतलब है कि ये मैंने अभी ऐड किया है, अभी भी अकाउंटिंग में ऐड किया। ग्रीन का मतलब ये है। ब्लू का मतलब है कि ये पहले से था, कि कैश ऑलरेडी रखा हुआ था, और ये एक नई नई अकाउंटिंग क्रिएट की है मैंने ग्रीन में। क्योंकि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें एक डेबिट एक क्रेडिट लाजमी होता है उसी अमाउंट का। तो 10 मिलियन यहाँ भी क्रिएट हो गया लोन का, और पेबल क्रिएट हो गया 10 मिलियन का। अच्छा, अगर एक लम्हे के लिए आप फर्ज कर लें कि अभी हम सेकंड स्टेप पे नहीं जा रहे, तो अगर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे मैंने बात की फिलिप मॉरिस की, या कोई भी इदारा है, अब वो जब पे करेगा तो क्या होगा? जब पे करेगा तो कैश में से कम होगा, कैश में से 10 मिलियन कम हो जाएंगे, और लोन जो है वो परमानेंट हो जाएगा। कि मतलब होगा कैश कम हो जाएगा, और जहां जिससे मैंने अभी बात की, डबल अकाउंटिंग की बात की ना, तो कैश में से 10 मिलियन कम हो गए, और आपका पेबल भी खत्म हो गया, यानी आपने पे आउट कर दिया। पेबल क्या मतलब, मुझ पे लायबिलिटी है, देखिए लायबिलिटी के अंडर है ना पेबल, कि मुझ पे लायबिलिटी है कि मुझे ये $10 मिलियन देने हैं। तो जो ही मैंने कैश में से वो दे दिए, तो कैश भी खत्म हो गया, सिर्फ लोन रह गया, और लायबिलिटी साइड पे भी पेबल खत्म हो गया। इट्स अ परफेक्ट अकाउंटिंग, जो कि एक नॉन बैंकिंग सेक्टर में होता है। लेकिन अगर यही स्टेप बैंक परफॉर्म करेंगे सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पर ये जो कारस्तानी हो रही है, जिसको एक राउंड में डिपॉजिट लिखा हुआ है, ये है एक अजीब गरीब बात। कैश कैश भी जो है वो 10 मिलियन है, लोन 10 मिलियन का वादा किया मैं दूंगा आपको, और देते ही मैंने लोन लोन की अकाउंटिंग क्रिएट कर दी, और मैंने साथ में एक एंट्री कर ली कि मुझे देना है, मुझे उसको $90 देना है। चलिए, इस केस में 10 मिलियन पाउंड्स मुझे देने हैं। लेकिन जिस स्टेप पे मुझे देने हैं, मैंने वहां पे डिपॉजिट का एक और अकाउंट क्रिएट किया। ये का यानी ये वो प्रैक्टिस है जो कोई नहीं करता। इससे क्या हुआ? आपका कैश भी कम, वही जो बात अभी कुछ देर पहले हो रही थी ना, कि वो जो $100 वाला है वो $100 देख रहा है अपना, और 90 वाला 90 देख रहा है। तो भाई तुमने किया ये कौन सा चमत्कार, कौन सा जादू कर दिया? वो जादू ये है कि कैश कहीं से मूव नहीं हुआ, सिर्फ डिपॉजिट के अकाउंट क्रिएट कर दिया आपने, और आपने वो जो है वो पेबल को उससे एडजस्ट कर लिया। डबल अकाउंट एंट्री है ना, तो पेबल खत्म हो गया और डिपॉजिट रह गया। तो ये, इस पे हम इंशाल्लाह हो सकता है अगले अगले अगली बार हम करें तो और उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर ले। यानी अभी मैंने कुछ स्टेप को उसमें मिस किया है, तो वो स्टेप और वाजे कर दूंगा, कोई तो मसला नहीं है। लेकिन ये डिपॉजिट्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो खतरनाक बात है, जो नीचे नीचे लिखा है मैंने, न्यू मनी क्रिएटेड हार्डली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल डिपॉजिटर। अच्छा, एक डिपॉजिटर तो आप भी थे ना, जो आप असल डिपॉजिटर है, जिसने अपने सेविंग्स में से कुछ डाला हुआ डिपॉजिट। उस डिपॉजिट में और इस डिपॉजिट में हार्डली, ऑब्वियसली नाम तो डिफरेंट होगा, वो वकास अहमद का अकाउंट है, ये वकार अहमद का अकाउंट है, लेकिन दोनों डिपॉजिट्स हैं। ये है वो बैंकिंग सिस्टम की खास, मैं क्या कहूँ उसको, चालबाजी कहूँ क्या कहूँ, कि तुमने उसको भी डिपॉजिट कह दिया, उसको भी डिपॉजिट कह दिया, करके तुमने अपनी बैलेंस शीट को एक्सटेंड कर दिया। आपने अक्सर सुना होगा, कभी आप किसी बैंकर्स की आप वो सुनेंगे ना, कोई किसी सेमिनार्स में, किसी टॉक शो में, किसी सिंपोजिया वगैरह में अगर आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, तो जब इनसे सवाल किया जाता है ना कि यार आप लोग, आपकी बैलेंस शीट जो है वो क्या हो रहा है इसमें, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं, वो लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं आप लोग ना, तो वो यही बोलेंगे, हाँ यार हमारी बैलेंस शीट एक्सटेंड हो रही है, वी हैव अ टू हैवी वी हैव अ टू हैवी बैलेंस शीट। तो भाई हैवी क्यों हो रही है? हैवी इसलिए हो रही है कि आपने पैसे दोनों को देने हैं, एक डिपॉजिटर को भी देने हैं जिसके आपने पैसे लेंडिंग कर पे लगा दिए हैं, फिर आपने जिसने आपसे कर्ज लिया है उसको भी तो पैसे देने हैं ना, कर्ज लिया है तो कर्ज पैसे देंगे तो वो मकरूज कहलाएगा ना, तो वो भी देने हैं। वो दोनों मिलाकर आपकी जो है वो बैलेंस शीट में ऐड हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। इकोनॉमी जो है वो फिक्टिशियसली बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही एक, इस अमल में ठीक है फवायद भी होते हैं, कि अगर ये वकार अहमद जिसने 100 मिलियन या 10 मिलियन जो लोन लिया है वो कोई अच्छा काम कर ले, रियल इकॉनमी कुछ हो जाए, वाकई माइनिंग हो जाए, कोई नई इंडस्ट्री कायम हो जाए, तो चलें। वो जो हम कहते हैं कि दुनिया तरक्की कर तो रही है ना,
वो जो हमने एक किसी महीने पढ़ा था कि भाई अमेरिका अमेरिका आज बन गया, यूरोप यूरोप आज बन गया, तो भाई वो इस इकोनॉमी के तहत बन रहा है। हम तो इस बात कर रहे हैं कि इसमें जो मेल प्रैक्टिसेस हैं और जिसमें नुकसान खाली गरीब का होता है, मिडिल क्लास का होता है, अमीरों को तो फायदा ही हो रहा है ना। यानी यानी जब हम कहते हैं कि तरक्की हो रही है तो फायदा तो हो रहा है किसी न किसी को। ठीक है, उसमें हम झूठ से काम या उससे काम ना पर्दापोशी से काम नहीं लेंगे कि मिडिल क्लास ऑफ यूरोप भी अच्छी है, पाकिस्तान इंडिया से तो अच्छी है। लेकिन जब क्राइसिस आता है तो फिर उस वक्त आप पूछिए कि मिडिल क्लास पे क्या जो है बिजली बन के गिरता है, चीजें गिरती हैं। और ये जो इनसेन और ऑब्सीन की बात बार बार मैं कर रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस था, कि एक साहब कह रहे थे मुझे कि इंसानी तारीख में कभी भी इनकम इनक्वालिटी और वेल्थ इक्वालिटी इस लेवल पे नहीं गई है। ये 1971 के बाद से खास तौर पे, और वैसे ही ये जो हम मॉडर्न बैंकिंग थ्योरी और मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है इसके इन्वेंट के बाद ही ये इनकम इनक्वालिटी जो है वो बढ़ना शुरू हुई है। हाँ, ये जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, या जिसके जो प्रोपोनेंट्स हैं इस इन चीज़ों के, वो कहते हैं नहीं नहीं हमने लोगों को पॉवर्टी से भी बाहर निकाला, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। उसको भी मैंने एड्रेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एड्रेस कैसे किया है कि वो एक रीजनल ग्रोथ थी। यानी अफ्रीका, इंडिया, चाइना एब्जेक्ट पॉवर्टी में थे, और आप कह रहे हैं हमने निकाल लिया निकाल लिया निकाल लिया पॉवर्टी से। तो भाई निकाल लिया तो तुमने वो कॉलोनाइज कॉलोनाइज किया तो निकाला तुमने, तुमने यहाँ से मनी एक्सट्रैक्ट किया तो निकाला तुमने। तुम तमाम तारीफें, तमाम जो बेनिफिट्स है वो कैपिटलिज्म को दे रहे हो। हमें बेवकूफ समझते हो क्या? हमने नहीं देखा कि तुमने ऐसे 45 ट्रिलियन जो है निकाल के वहां इन्वेस्ट कर दिए, तो भाई वहां के लोगों की हालत बेहतर ही होनी थी ना। इस सिस्टम के अंदर अगर इनहेरेंटली कोई अच्छी चीज होती तो पूरी दुनिया ग्रो कर रही होती, पूरी दुनिया तरक्की कर रही होती। ठीक है, एक नेचुरल नेचुरल मामला होता है कि किसी को अल्लाह ताला ने अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, कि वो जो इनकम गैप है, वेल्थ गैप है, वो कभी भी इतना नहीं होता। चाइना में ओपियम वार चल रही है, लोग वहाँ चर्स पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं वहां पर। फिर वो शुक्र है माओ से तुंग ने ये काम शुरू किए, जो भी है। मैं भी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की। तो उसने फिर लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना शुरू किया, होते होते आज चाइना यहाँ पहुंचा। अच्छा, चाइना यहाँ पहुंचा, इंडिया यहाँ पहुंचा, पाकिस्तान भी कुछ ग्रो ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, तो क्या है, जीडीपी शिफ्ट हो रही है। अब यूरोप स्टैग्नेंट है, अमेरिका, चल अमेरिका तो खैर ग्रो करता है, अमेरिका की चूंकि रिजर्व करेंसी है और उसके मिलिट्री माइट है, तो उसकी वजह से कुछ वजूहात है कि अमेरिका की 2% जीडीपी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन यूरोप को देखें, जर्मनी को देखें, यूके की बात सुने, तो अब जो जीडीपी ग्रोथ है वो बिल्कुल श्रिंक हो गई है, क्योंकि वो शिफ्ट हो रही है चाइना में, इंडिया में। तो हम तारीफ भी जानते हैं कि इस सिस्टम ने कि क्या चीजें हैं, लेकिन उस सिस्टम की कम तारीफों में, यानी कम बेनिफिट्स में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। और इस्लाम और कुरान, अल्लाह ताला ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह से चीजें ग्रो करें। बाकी ये आपको सुन के हैरत होगी कि ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की बात है, इसकी जो छोटी सी हिस्ट्री देख लीजिए आप, कि 1850 में यूके के अंदर बैंकों के अंदर जो ये रिजर्व रेशो था, जिसको और अच्छे अल्फाज में आप लिक्विडिटी रेशो भी कह सकते हैं। एक माइनर सा फर्क है कि लिक्विडिटी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, यानी बैंक्स हार्ड कैश रखेंगे 10%, साथ में अगर गोल्ड है, गोल्ड भी रखा हुआ है इसमें। ये दोनों चीजें क्या है, लिक्विड है ना, फॉरेन गोल्ड फॉरेन बिक जाता है। मगर जब हम लिक्विडिटी की बात करेंगे तो उसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, और वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो अगर किसी बैंक ने अपने रिजर्व रेशो में से भी बहुत सारा पैसा, या अपना बहुत सारा पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यानी ट्रेजरी बॉन्ड्स दिए हुए हैं यूके के, यूएस के, तो वो भी एक तरह से लिक्विडिटी समझा जाता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी रेशो की, जो कि तकरीबन मोरलेस इक्वल टू रिजर्व रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ही हैं। तो यूके में 1850 में ये 60% था। कितना अच्छा था, यानी कम से कम मीनिंगफुल था कि यार 60% रखो और 40% लैंड आउट करो, ताकि तुम लोग तबाह ना हो जाओ, बैंक रन ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए। 1866 में से 16 साल बाद वो 30% हो गया, किसी वजह से। वो वजह वजूहत पे हम बात कर चुके हैं कि क्यों होता है। 1963 में ये रेशो आ गया 28% पे। और पोस्ट 1971 जब रिचर्ड डिक्सन ने जो वो एक गोल्ड बैकिंग खत्म कर दी और एक नए तर्ज पे इकोनॉमी को, यानी ट्रस्ट बेस्ड, वही जो कॉन्फिडेंस बेस्ड पर जो काम शुरू हुआ, तो फिर यूके ने भी 12.5 रखा कुछ अर्से तक, बाद में 5% पे ले गए। तो अभी करंटली कितना है ये मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मोर लेस ये 10, 8 इसी के तरफ में रहता है। यानी बैंकों को अलाउंस हासिल होता है कि वो लेंडिंग करें, इसी चीज को जो है वो
बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि बल्कि बल्कि जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो खबरें आ रही है वो ये है कि अब ये जो रिजर्व रेशो है इसका भी कोई पास नहीं रखता। मैंने कहा था ये अब क्रेडिट थ्योरी पे चल रहा है कि बैंक कितना स्ट्रांग है, सेंटिमेंट्स कितने अच्छे हैं, मार्केट में अंदर लोगों के अंदर क्या वो मोटिवेशन क्या है, यानी सेंटिमेंट्स पे जो है वो अब रिजर्व रेशो जो है उसकी भी अब जो है वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। और अब क्रेडिट लेंडिंग हो रही है इस बुनियाद पे कि ये बंदा वापस कर सकता है। और सेंट्रल बैंक्स को, रेगुलेटर्स को जो है वो समझाया हुआ है, मनाया हुआ है, और उन्होंने इसको लीगलाइज भी कर दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलीगल काम हो रहा है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल रिजर्व ने कहा है 10% और ये कर रहे हैं 15% या 5%। ऐसा नहीं है, सब कुछ मिली भगत से ही हो रहा है। लेकिन बस आप ये देख लीजिए कि जितनी रिस्क टेकिंग कितनी ह्यूज हो गई है। अगर 60% होता तो आप 60% पैसा लोगों का रख रहे हैं। बस यानी यही कि ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ हो जाए, किसी तरह ग्रोथ हो जाए। और देखिए वो जो अभी हम तीसरी बात तो कर नहीं रहे कि जो जमीन का हाल हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो हम दरख्त काट रहे हैं और माइनिंग पे माइनिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वो नीड ही खत्म नहीं हो रही। यानी हमारे वो जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो खत्म नहीं हो रही, हमारी वो कंजम्पशन तो उसका अलग इम्पैक्ट है। अगर जब भी आप क्रिटिक पे जाते हैं कैपिटलिज्म की, तो सिर्फ इनकम इक्वालिटी और वेल्थ गैप, और इसके अलावा दूसरा जो मेजर बात उठाते हैं कि इसी ग्रीड ने, इसी कि मुझे और प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करना है, फर्नीचर जो है हमने हर साल बदलना है, तो गाड़ी तो बदलनी है, और मोबाइल तो क्या है, तो जितना यानी वही लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आपको पहले एक यानी आपको 1 अरब लोगों के लिए चीजें बनानी पड़ रही है 5 अरब लोगों के बराबर। अभी अब दुनिया की आबादी अगर 7 अरब है, तो आपको 14 अरब लोगों के बराबर की चीजें उन 7 अरब लोगों के लिए बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके पेट ही नहीं भर रहा। वो मतलब जाया भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, मोबाइल भी फेंक रहे हैं, और मोबाइल को तोड़ रहे हैं कि भाई अब नया मोबाइल कि टूटेगा तो नया मोबाइल आएगा। तो मैंने खुद भी देखा है कि लोग बच्चे बच्चियां जो है वो तोड़ते भी हैं कि तोड़ दूंगा तो अब्बू से बोलूंगा कि नया नया मोबाइल चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो इश्तहार हैं और एड कैंपेन्स हैं वो आपको इनकलकेट कर रहे हैं। तो ये एक बात है। और आखिर में हम अल्लाह के कलाम से ही, अल्लाह के नाम से ही इसका इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह जो है वो अल हकीम है, द ऑल वाइज। अल्लाह अल अलीम है, द ऑल नोइंग। तो अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जो है वो इंसान को तरक्की से, कंजम्पशन से नहीं रोकता, लेकिन उसके अंदर एक एतदाल, एक बैलेंस, उसके अंदर एक जो एक अगेन द वर्ड बैलेंस वो है वो क्रिएट करता है। और इसमें अल्लाह ताला ये ख्याल करते हैं अपने हिकमत से, अपने अलीम होने की सिफत की वजह से, कि कुछ चीज़ें अगर तुम छोड़ दोगे तो बनी नौ इंसान का फ़ायदा हो जाएगा, अफ्रीकन अवाम का फ़ायदा हो जाएगा, जो हमारे डाउन ट्रोडन सोसाइटीज़ है उनका फ़ायदा हो जाएगा। जब सूद पे नुकसान होता है तो तुम सूद लोगे तो वो कैसे पे करेंगे? तो जब तुम सूद पे काम नहीं करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली किस पे काम करोगे? रियल इन्वेस्टमेंट पे काम करोगे। जब रियल इन्वेस्टमेंट में काम करोगे तो तुम कुछ लोगों को अपना मुलाजिम रखोगे। जब मुलाजिम रखोगे तो वो तो अपनी तनख्वाह लेके चले जाएंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। और कोई नुकसान होगा तो तुम्हें होगा। तो तुम्हें होगा तो तुम्हें नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने ही तो ये माल दिया है। तुमने कौन सा बहुत बड़े तुर्रम खान थे? ये तुम तो एक क्या थे, हकीर सा तुम एक टुकड़ा थे ना अपनी माँ के पेट में। तो तुम क्या चीज़ हो? तो तुमने आज ये पैसे कमा लिए हैं, तुम्हें आज नुकसान हो गया है तो बर्दाश्त करो ना। तो ये तकवे की निशानी है कि हम किसी को लेंड करके अब उसको नुकसान हो जाए तो उसका हम घर बार बेच कर उसकी जेवरात लेके उसको हम बिल्कुल सड़क पे ले जाएं। ये कौन से एथिक्स है? तो मगर बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल इसी इथिक्स पे, अगर वो बोलता नहीं है तो चल तो इसी पे रहा होता है। प्रोक्लेम यानी क्लेम तो नहीं करता लेकिन चल इसी पे रहा होता है। और आखिरी में इस आयत पे मैं इख्तिताम करूंगा कि सूरह फुस्सिलत की आयत शायद ये, कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। अन करीब कि वी विल शो देम आवर साइंस इन द यूनिवर्स एंड इन देयर आवर सेल्फ, यानी आफाक में भी उनके अनफुस में भी, until it becomes manifest to them that this Quran is the truth. वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah khairan. Subhanallah. Subhanallah. You change the entire perspective of how we look at banks, you know. Subhanallah, जब आप कह रहे थे कि हम बैंक्स को लोन दे रहे हैं, वहां वहां पे itself it's just putting me in so much of कि हम सोच रहे हैं कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं एंड कीपिंग इट इन a safe place. बिल्कुल, हाँ, लीगली और लीगली जो है वो लेंडिंग ही है एक तरह से वो। सुभान अल्लाह, बट हम लोग एक्चुअली बैंक को लोन दे रहे हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशन को लोन दे रहे हैं जिसकी मेन उसकी नियत ही ग्रीड है. सो हम बिल्कुल, कितना इसको काम ही सब इसका यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सुभान अल्लाह, हम ये
greedy institutions को कितना support कर रहे हैं by putting our money there. ये मतलब पहला ये this itself is becoming a concern for me, और yeah, and subhanallah, and not only that, जब हम banks की when we want to send money to different places, yeah, actually हम लोग हज गए थे last year, yes, तो हज के लिए सऊदी के बैंक में we had transfer money. इतनी मुश्किल from US यहाँ से ना to send our money to this, cross check हो रही है, वो हो रही है. I mean, बिल्कुल ये मेरा पैसा है या आपका पैसा है कि आप इतना हमारे पैसे को restriction. I mean, it is just unbelievable. सुभान अल्लाह, इतनी मुश्किल हो रही है just to do bank transfer. कहाँ जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इसमें ट्रैकिंग भी कर रहे हैं अब तो. क्योंकि वो टाइम बाय कर रहे हैं। मेरा ख्याल तो अब तो मैं ये समझता हूँ टाइम बाय कर रहे हैं ताकि वो कहीं से, शायद आपका इतना अमाउंट नहीं होगा लेकिन ऑब्वियसली मेरा दिमाग तो वही चाहता है कि भाई ये तो अरेंज कर रहे होंगे, इतने सारे लोग उम्रे पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। तो वो एक बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमें चीजें अनवील हुई हैं, अनअर्थ हुई हैं, तो उससे पता चल रहा है कि क्या क्या ये लोग करते हैं। तो ये टाइम बाय भी करते हैं बहुत सी चीज़ों में। और इसमें एक और बात है कि देखिए बैंकों के पास बहुत अच्छे अच्छे काम करने को हैं। अगर ये रियल इन्वेस्टर बन जाएं और अपने क्लाइंट्स को यानी हमें ये बावर करवाएं कि यार आप के दो मोड्स हैं, एक करंट अकाउंट है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये आपके पैसे हिफाजत से रखे रहेंगे। दूसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट मोड में आ जाएं जो इस्लाम का मुशारका या मुदारबा है, और बैंक आपका मुदारिब बन जाए, बैंक आपका एक एजेंट बन जाए। और बिल्कुल एक जिस तरह आप अपने भाई को पैसे देते हैं कि तुम कारोबार करो मेरी तरफ से और नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, और ये हो, तो बैंक आपका जो है वो एक तरह से एजेंट बन जाए। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि पेमेंट ट्रांसफर्स, मुझे इससे याद आया कि बैंक के लिए बहुत ही अर्निंग वाला बिजनेस है और बहुत ही जायज़ बिजनेस है कि अगर मुझे आज पैसे भिजवाने हैं कैलिफोर्निया, तो सारी बात है मैं जहाज से बैठ के तो जेब में पैसे रख के नहीं जाऊंगा, तो मैं अपने यहाँ पर लोकल बैंक को दूंगा। वो लोकल बैंक जो है मुझसे फीस चार्ज करे, फीस चार्ज करने के बाद वो बैंक भेजेगा सेंट्रल बैंक को पाकिस्तान के या किसी को भी, और फिर वो भेजेगा यूरोप के किसी बैंक को, यूरोप से जाएगा वो कैलिफोर्निया के बैंक में। तो इट्स परफेक्टली ओके कि आप इसकी फीस लें। क्योंकि माजी में जब ये बादशाहों के दौर थे तो ये चीजें होती थी कि यहाँ का बादशाह उसको पैसे दे रहा है, फिर मर्चेंट्स जा रहे हैं ऊंट पे, वहां पर उसकी मनी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये काम एक जायज काम है। इसमें इसमें जो मतलब बैंक्स, मुस्लिम माशरों में बैंक्स खत्म नहीं होंगे। ये बैंक का नाम है थोड़ा सा मनहूसी है, लेकिन चले बैंक हम बैंक को रखा जाएगा। बैंक जो है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उनके लिए। फिर पेमेंट, ये पेमेंट गेटवे जो है, ये पेमेंट सिस्टम है, ये बेहतरीन सिस्टम है, इस पे ये अर्न करें। अभी हमने इसे जो सिंपोजिया किया लियाकत नेशनल में, तो मुझे पता चला कि जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई उसमें मिनिमल फीस थी, 1,000 रुपये भी थी स्टूडेंट्स के लिए। जो बड़े लोग थे उनकी फीस 2,500 रुपये थी, जो मैनेजर्स थे उनकी 5,000 रुपये थी। तो हमने ये जो एक हमारा एक लोकल एक पेमेंट गेटवे है पे प्रो, उसके जरिए किया हमने। तो मुझे बात नहीं पता चला क्या उन्होंने हर ट्रांजेक्शन के 150 रुपये लिए हैं, हर ट्रांजेक्शन के उन्होंने 150 रुपीज लिए हैं। तो अगर, तो मतलब ये तो बेसिक बात कर रहा हूँ लियाकत नेशनल की। तो दुनिया भर में इतनी पेमेंट्स होती हैं, ये वीजा वीजा है या मास्टर कार्ड्स है, वीजा का ये मतलब अर्न कर रहे हैं, इसमें कहीं सूद बूद खत्म कर दें। तो एक मुस्लिम माशरे के लिए कोई इशू नहीं है कि हम एक पेमेंट सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक जायज़ काम है और बैंक ही काम करें। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बैंक एंड बैंकर्स टू डू द राइट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, absolutely, yeah. Um, yeah, let me request all the audience to please fill in the survey form. आप लोग की input is very very important for us. Please आप लोग let us know what you have learned from this, what is the benefit, what topics you want to understand better. Please आप लोग survey form हमने chat में डाल दिया है. Please, it just takes a minute or so, not long at all. तो उसकी दरख्वास्त है आप लोगों से. बिल्कुल, एंड इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फाइंड योर ट्रूथ एंड BOTP के यूट्यूब चैनल्स पे आ जाएगी. तो प्लीज स्प्रेड इट अराउंड. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को भेजें ताकि एवरीवन गेट्स टू नो व्हाट इज दिस सिस्टम, एंड एटलीस्ट ये रियलाइज हो कि वी वांट systems, whether we call it banks or in any other names, we want systems which are compliant with the sharia. तो इसकी जरूरत महसूस हो लोगों में, तो इसके लिए आप लोग प्लीज play an important role in that. Any questions, please आप लोग go ahead and share. I know Sister Rizwana has Sister Rizwana ने comment किया है chat में कि the whole financial system is the biggest scam in history. Yeah, it's made to serve the richest. Absolutely, it is a cartel of oligarchs that took all the money for their interests. Think about that. They take deposits from all but loan to the richest only.
सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि यह कितनी मुश्किल होती है अगर गरीबों को लोन लेने में एंड लेकिन अमीरों को तो उनके क्रेडिट बिल्कुल पे या बिल्कुल इतनी आसानी से मिल जाती, सो जस्ट कीप सर्विंग देम and they set the terms also for the loan for themselves. Absolutely, Jazakallah khair, Sister Rizwana, for sharing those insight with us. इसमें एक और बात मैं कहूँगा Yeah. कि ये मतलब एक कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें Mhm. ये भी लिखा हुआ था कि जो बैंक फॉल होते हैं तो इसको भी जो रेस्क्यू किया जाता है, सैल्वेज किया जाता है, तो वो भी टैक्स पेयर की मनी से किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही है जिन्होंने भी लिखा है ये, कि ये तो एक सितम बलाए सितम है, यानी कि इंसल्ट टू इंजरी वाली बात है कि साथ में जब ये बैंक अपने मेल प्रैक्टिसेस से, अनएथिकल काम से, टू मच ग्रीड की वजह से जब कोई गलत फैसला करके जब ये फॉल होते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें रेस्क्यू किया जाए, बेल आउट किया जाए। और आपके पता है कि बड़े बड़े बेल आउट पैकेजेस जो है वो ऑफर किए गए इनको। और जब बेल आउट पैकेज ऑफर होते हैं तो वो पैसे भी पहले जिनकी जो CIOs हैं और CEOs हैं उनकी सैलरीज में पहले वो एडजस्ट किए जाते हैं, फिर गरीब के पैसे यानी जो भी डिपॉजिटर्स के पैसे हैं, या डिपॉजिटर्स भी बहुत आखिर में आते हैं, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको उनको रिटर्न किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी जबरदस्त बात यानी कही गई है कि एक तो बैंक का बिजनेस इंतहायत घटिया, घटिया से मुराद मैं घटिया कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से एक नॉर्मल एक बोइंग कंपनी है, या एक मैं ठीक है शुड नॉट टेक ब्रांड्स के, जो एक एक नॉर्मल बिजनेस मैनेजमेंट है, जब वो रॉन्ग डिसीजन लेती है तो वो सफर भी करती है, वो पेन भी लेती है। मतलब वो फिर अपने एम्प्लॉयज को निकालती भी है, अपने एम्प्लॉयज को भी निकालती है, कुछ बड़े लोगों को भी फायर करती है, CEOs चेंज होते हैं, वो खुद यानी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बैंक जब प्रॉब्लम में आते हैं तो ये नॉट एक्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस, दे अगेन छुपते हैं गवर्नमेंट के पास कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और बैंक जो है, तो ये क्या बात है, ये व्हाट इज दैट टू बिग टू फेल, व्हाट इज टू बिग टू फेल, कोई नथिंग इज टू बिग टू फेल। आप इनके अंदर ये रिस्क डालेंगे कि अगर आप फेल हो गए, आपको कोई सेव नहीं करेगा, तो ये भी जरा इंसानों की तरह काम करेंगे, और ये टू मच रिस्क टेकिंग में और गैम्बलिंग के साइड पे नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल ये बेल आउट पैकेजेस वगैरह ये नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ब्रदर अरमगन, आप प्लीज गो अहेड, मैं अनम्यूट। सिस्टर फरहाना, इससे पहले कि हम ब्रदर अमगान का क्वेश्चन लें, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसमें सबसे रिक्वेस्ट है कि सर्वे फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद हम ब्रदर अमगान का क्वेश्चन लेंगे और जिसका भी क्वेश्चन होगा। जस्ट 2 मिनट्स में प्लीज। ठीक है, अभी प्लीज। सिर्फ एक सर्वे फॉर्म मिला है हमें। या हाँ ठीक है, आराम से भरवा लीजिए। यस, जस्ट 2 मिनट्स। आई थिंक ठीक है, okay, कंटिन्यू। brother Armagan, please go ahead, आप unmute yourself and ask your question. Yeah, brother, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी ब्रदर, यस। अस्सलाम वालेकुम अरमगन साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख, एक सवाल है, आई थिंक 2 हिस्से होंगे इसके, लेकिन पहले सवाल तो ये है कि जो मुफ्ती तकी का जो इस्लामिक फाइनेंस पे जो उनकी थ्योरी है, या उन्होंने जो बेसिकली जो आइडियाज प्रोविगेट की है, तो उस पे आपका क्या व्यू है? और स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू कि जो क्रिटिक्स उनके इस्लामिक फाइनेंस पे होते हैं कि शरी कंप्लाइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक जो है, तो आई थिंक वो अपने रेट्स भी जो है वो उससे ही कराते हैं, जो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट जो होते हैं, जो कि बेसिकली डेली इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो वो फिर अगर आप कह रहे हैं कि शरी कंप्लाइंट है, और साथ में मतलब रिबा का भी डेली रेट्स आपके इस बैंक में वो एक फैक्टर है, ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती आपको? जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
मुफ्ती तकी उस्मानी ऑब्वियसली मुफ्ती हैं, ऑब्वियसली मैंने इसको स्टडी करने किया भी है, ये सवाल मुझसे बहुत लोग करते भी हैं, तो ये इसका जवाब, एक मुनासिब जवाब मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह बयान करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि तकी उस्मानी हिफ्ज़ुल्लाह हमेशा ये फरमाते हैं कि मैंने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कोशिश की है कि शरिया कंप्लाइंस लाई जाए। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा क्लेम नहीं करते कि ये एक इस्लामिक, ऑब्वियसली इस्लामिक बैंकिंग तो क्लेम करते हैं, बट वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स कभी क्लेम नहीं कर सकते और ना कर पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक चीज़ प्रिवेलिंग पाकिस्तान में दुनिया भर में फैली हुई है। अब होता क्या है कि मीज़ान बैंक को प्योर इस्लामिक बैंक, अब अगर गौर करें लिखा होता है इस्लामिक उस पर मीज़ान बैंक पे कि प्योर इस्लामिक बैंक, तो हम तकी उस्मानी साहब की जो इल्म है और उनका जो मेहनत है और इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं, उस पे एक तो पहले हम ये तो हम एक ये फर्स्ट हैंड जो होती है, फर्स्ट हैंड ट्रस्ट जो होता है कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत तो की होगी और जहां जहां सूद का एलिमेंट है उसको यकीनन ख़त्म किया होगा, इंक्लूडिंग दैट काइबोर, जो इंटर बैंक, जो कराची इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो अच्छा, होता क्या था, मैंने एक दो बुक्स पढ़ी जो उनके क्रिटिक पे लिखी गई, उनके नाकदीन ने लिखी, तो उन्होंने बहुत बेसिक बेसिक इल्ज़ाम लगाया, जिस तरह भी आपने, जिसे आपने ऑब्वियसली सवाल किया कि काइबोर तो लेते ही होंगे। अच्छा, जब एक बच्चे को भी, यानी मुझे भी पता है यार काइबोर तो इंटरेस्ट ही है, तो क्या मीज़ान बैंक जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपना रिजर्व रेशो कायम करता होगा और किसी वजह से वो रिजर्व रेशो हैंडल नहीं कर पा रहा डिमांड को, तो वो जो इंटर बैंक कर्ज लेगा, मीज़ान बैंक तो क्या सूद दे रहा होगा? तो ये तो मतलब सिंपल स्टडीज में भी मैं ये कह सकता हूँ तकी उस्मानी साहब से, हिफ्जुल्लाह से, कि ये आपने सर क्या किया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ें तो। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिएगा आप कि जब स्टेट बैंक भी कोई ऐलान करती है ना, तो वो दो ऐलान करती है कि हमने कमर्शियल बैंक्स के लिए ये सिस्टम रखा हुआ है और हमने जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके लिए ये सिस्टम रखा हुआ है। हमें पता है क्या होगा अरमा खान साहब, हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने जब किसी एक ट्रांजैक्शन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार लोनिंग है, कार लेंडिंग है, सॉरी, उसको जो स्टडी किया, कम से कम मैंने इसको जो स्टडी किया पूरा, कोशिश की मैंने कि समझूं उसको कि क्या इतना ही यानी सिंपल वे में सूद चल रहा है मीज़ान बैंक में, तो ऐसा नहीं है। तो उसको यानी हुआ यह है कि जो शरीयत के जो उसूल हैं उसके अंदर जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं शरीयत की, उसका इस्तेमाल करते हुए और किसी तरह सूद को अवॉइड किया गया है, तो ट्रांजैक्शन सूद से पाक हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल करते थे लोग कि यार अगर ये जो कोई कार कार इजारा इजारा जिसने किया है, अगर वो 2 महीने का रेंट नहीं दे रहा, 2 महीने का जो वो किस्त नहीं दे रहा रिटर्न की, तो फिर तो कंपाउंडिंग होती होगी, कंपाउंडिंग। तो अब कॉमन सेंस की बात है, कंपाउंडिंग कैसे इस्लामिक बैंक, इवन सिंपल नहीं होगी तो कंपाउंडिंग क्या होगी? तो अगर आप पढ़े तो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट है, यानी कि वो एक जो कहते हैं इसको जुर्माना है। तो जुर्माना कहाँ जा रहा है? जुर्माना बैलेंस शीट में नहीं, प्रॉफिट में नहीं आ रहा, जुर्माना किसी ट्रस्ट में जा रहा है या बगैर किसी सवाब की नीयत से किसी इदारे में जा रहा है, आपके बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा। इस टाइप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली मैं, आप किसी चीज को भी उठाएंगे ना और आप एंड टू एंड ट्रांजेक्शन देखेंगे, आपको उसमें फिqही इख्तलाफ तो हो सकता है इस पे उस पे, लेकिन ये जो पूरी एफर्ट है कि सूद का एक दरहम भी जो है वो शामिल ना हो सके ट्रांजैक्शन में, तकी उस्मानी हिफ्जुल्लाह ने पूरी कोशिश की है। ऑब्वियसली ये बड़ी एक्सपर्टीज का काम है और मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे कि जितनी मेरी अभी आज की नॉलेज है, मैं क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मीज़ान बैंक और इसी तरह फैसल बैंक और दो चार बैंक और जो प्योर इस्लामिक बैंक्स हैं, वो स्टेट बैंक में भी शरिया कंप्लाइंट पूरा शरिया एडवाइजरी बोर्ड है, एंड स्टेट बैंक ने अपना जो गवर्नर है शरिया कंप्लाइंस का वो अलग किया हुआ है, जो डिप्टी गवर्नर है, और एक वो सिस्टम। तो इन सब ने मिलकर ये तो मेक श्योर करने की पूरी कोशिश की है कि कहीं से भी वो इंटरेस्ट और सूद शामिल ना हो सके। और जो खास तौर पे जो इंटर बैंक की बात कर रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं मालूम कर लूंगा कि इसके बदले में क्या हो रहा है। ये मीज़ान बैंक जब लोन लेता है तो वो कैसे लेता है, तो पॉसिबल है, और ये कहीं मैंने शायद पढ़ा भी था कि तकाफुल की तरह मामला होता है। तकाफुल में होता है कि पूल ऑफ फंड्स जमा कर दी तमाम इस्लामिक बैंक्स ने मिलके, और उसमें एक दूसरे को वो बगैर जो है सूद के वो लोन दे रहे हैं। और ये किसने अलाउ किया? अगेन स्टेट बैंक ने अलाउ किया, स्टेट बैंक के शरिया कंप्लाइंस ने अलाउ किया। तो यानी ये इस तरह से हुस्न जन रखते हुए, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, यानी कि इस्लामिक बैंकिंग के हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है, लेकिन आई कैन स्टडी दैट एंड विल लेट यू नो कि खास तौर पे जो इंटर बैंक के हवाले से उसमें क्या करते हैं। लेकिन ये मेरा ओवरऑल जो है, मेरा वो जो इम्प्रेशन है वो ये है कि इन्होंने सूद को, सूदी मामलात को इस इकॉनमी में रहते हुए एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की है। जज़ाकल्लाह खैर। Any other questions, please go ahead and raise your hands. Chat में भी आप लोग टाइप कर सकते हो,
इंशाल्लाह। इसमें मैं एक बात या एक बात याद आ गई कि कार इजारा के अंदर, जब मैं एक ज़माने में बहुत पढ़ रहा था इस चीज़ को, तो कार इजारा में ये भी है कि यार ये तो नॉर्मल जो लीजिंग करवाते हैं और इजारा में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा जब थोड़ा डीप डाउन किया मैं, अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट कि इसको मैंने पूरा ग्रैब कर लिया और च्यू कर लिया, लेकिन ये समझ में आया मुझे कि बेसिकली उन्हें गाड़ी की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो 1,25,000 में तो उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ऑब्वियसली यहाँ पे एहसास किया जा सकता है कि यार गाड़ी तो ओपन मार्केट में मिल रही है 1 लाख की, तो ये 1,25,000 की क्यों दे रहे हैं। तो उस पर वो कहते हैं कि हमने क्या गन पॉइंट पे कहा, हमने क्या ये उसको फोर्स किया, ये खुद आए, हमने इनको एक कहा कि भाई गाड़ी 1,25,000 की है। ठीक है, ऑब्वियसली वो अगर उसके पास 1 लाख रुपए होते तो वो ओपन मार्केट से क्यों नहीं ले लेता। मतलब उसने यानी वो, लेकिन वो बैंक के पास आया तो बैंक ने एक कीमत रख ली 1,25,000। इस पे अब कुछ बात हो सकती है, लेकिन चलें इस पे मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। 1,25,000 तो खैर कमर्शियल बैंक ने भी रखी थी, लेकिन जो इन्होंने रखी ना, तो खास बात क्या है कि हर किस्त में ये कार का किराया भी ले रहे हैं, और ओरिजिनल कार यानी फॉर एग्जाम्पल कार के उन्होंने 125 टुकड़े कर दिए, यानी उसकी जो किस्त है, जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसकी समझे अगर 3 साल का है तो कितने 18 स्लाइस कर दिए, हर स्लाइस में ओरिजिनल अमाउंट भी जा रही है और किराया भी जा रहा है। जब किराया भी डिमिनिश होता जा रहा है, क्योंकि गाड़ी का मेजर चंक जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, कस्टमर के पास। लेकिन एक सवाल बनता है कि गाड़ी का हादसा अगर कल हो जाए तो कौन पे करेगा। तो मैंने ये पूछा था मिजान बैंक वालों से कि कौन पे करेगा यार अगर ये, तो कह रहे नहीं मिजान बैंक पे करेगा। मैंने कहा इट्स वेरी गुड, क्योंकि रिस्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, रिस्क मिजान बैंक के पास ही है। गाड़ी चला कौन रहा है, कस्टमर, रिस्क मिजान बैंक के पास है। तो इट्स, ये जो चीजें हैं ना, इससे शरिया कंप्लाइंस आता है कि गाड़ी टूटेगी तो मिजान बैंक पे करेगा। अगर ये होता है कमर्शियल बैंक पे कर रहा होता तो मैं कहता यार ये तो फिर जुल्म है ना कमर्शियल बैंक का। गाड़ी तो भी उसने कल निकाली थी, किसी ने ट्रक ने मार दी, तो अब वो पे उसको करने, इस तरह की चीजें मेक श्योर की गई हैं इस सिस्टम के अंदर। तो इंशाल्लाह इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, हो सकता है कि अगले अगले प्रेजेंटेशन में हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इसे रिजवाना ने पूछा कि can you please explain why banks can charge 40% interest on credit cards but pay only 2% on savings? तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है उनको गवर्नमेंट से या किसी और से कि आप ये रेट्स अपने आप इतनी सेविंग्स में और आप ये दे रहे हो। 40% कहाँ पे, यूके में चल रहा है आजकल 40%? क्रेडिट ये कार्ड्स, कहाँ क्रेडिट चल कार्ड, रहा है? क्रेडिट क्रेडिट कार्ड्स कार्ड पे, हाँ कहाँ चल रहा है ये, पाकिस्तान किस किस मुल्क से, किस मुल्क में? इन यूके यूके में, यूके यूके, में, यूके में। यूएस बड़ी में भी। हैरत हुई मुझे, लेकिन ये हैवी होता है, हैवी तो होता है, लेकिन 40% तक चला जाता है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन इसका एक सिंपल सी वजह है, क्रेडिट कार्ड जो है वो हाई रिस्क लोन्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्क्रूटनी हाई लेवल पे नहीं होती। ऑब्वियसली इसमें गोल्ड कार्ड भी होते हैं, प्लैटिनम कार्ड्स भी होते हैं, लेकिन जो सिल्वर कार्ड्स होते हैं वो तो आपकी तनख्वाह सिंपल सी भी हो जाए, आप जस्ट रुकी हो और आपको कार्ड मिल जाता है। तो चूंकि जितना कार्ड लो रिस्क होगा, हाई रिस्क होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होंगे। ये जो बैठते हैं ना सारे रिस्क मैनेजमेंट के लोग, वो यही तो बात करते हैं अपने बॉस से कि सर, बॉस बोलता है यार ये तो भाग जाएगा, बोलते हैं सर उस वक्त तक हम उससे इतने पैसे ले चुके होंगे, तो जब तक भागेगा हम इतना, तो अब कितना चांस है भागने का। सर अब चांस भागने का, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आजकल तो प्रोफाइलिंग भी होती है, क्रेडिट की जो एक प्रोफाइलिंग हो रही होती है। कोई नहीं चाहता कि मेरा नाम जो है बदनाम हो, तो मैं भागने की कोशिश क्यों करूंगा, क्योंकि अब तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर मैंने 2 कार्ड लेके भाग गया हूँ तो मुझे तीसरा कार्ड भी नहीं मिलेगा, फिर मैं जल्दी ही दुनिया भर में मशहूर हो जाऊंगा कि ये बंदा जो है क्रेडिट कार्ड लेता है और भाग जाता है। तो खैर एक तो वो फिक्र लगी हुई लोगों को कि भाई ये काम नहीं करना। फिर इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड्स पे, बिकॉज कि वो एक हाई रिस्क ट्रांजेक्शंस हैं, तभी मंथली पेमेंट भी उसकी होती है। मंथली पेमेंट नहीं करते तो कंपाउंडिंग भी करते हैं वो। तो बस इसका सिंपल जवाब ये है कि जितना हाई रिस्क कस्टमर होगा या हाई रिस्क प्रोडक्ट होगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि वो अपने पास पीछे ये बताते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में ही रिकवर कर लें। फिर वो भागता भी है तो रिस्क और कम हो गया, यानी यानी हमने वो कवर कर लिया, पैसे हमने बचा लिए। अब देखिए कि जब 2008 के अंदर जो मॉर्गेज क्राइसिस आया था अमेरिका में, उसमें तो क्रेडिट था वो तो हर किसी को दिया गया। तो बेसिकली जब किसी टीचर को, किसी लो इनकम आदमी को कर्ज दिया जाता है तो वो हाई इंटरेस्ट पे दिया जाता है। और जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं कस्टमर्स, इनको लो लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, क्योंकि इनको पता होता है कि ये पैसे, जो असल जर है, जो रियल एक्चुअल कैपिटल है, वो तो वापस हो ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े आदमी हैं ये, बिल गेट्स हैं, ये मार्क जकरबर्ग हैं, ये बहुत बड़े आदमी, तो वापस कर ही देंगे। उनको लो इंटरेस्ट पे मिलता है। गरीबों का ये होता है कि इनका कि भाई ये खुदा ना खासा ट्रक के नीचे ना आ जाए। इनका तो मसला और भी ना कि मौतें भी तो हर तरीके से हो रही होती हैं, तो वो हाई चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो एक वजह ये भी है। तो क्रेडिट कार्ड जो है, ये हाई हाई रिस्क प्रोडक्ट।
तो डिपेंड करता है कि किसके, अगर प्लैटिनम है तो फिर लो इंटरेस्ट होगा, लेकिन आप देखिएगा कि जो जितना हाई रिस्क कस्टमर होगा, हाई रिस्क क्लाइंट होगा, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं। Okay. ठीक है, Jazakallah khairan, Brother Waqas, to spend your time and your expertise and your knowledge with us. Subhanallah, I think we are doing inshallah Allah accept करे, we are spreading the right information and हक की बात हम फैला रहे हैं. So आमीन। and Jazakallah khairan to all the participants also, for taking out their time on the Sunday evening and coming in. Please आप लोग ये इसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, इसको please spread it out. Our purpose is to spread this information to as many Muslims as possible. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.